हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन चैनल फिक्शन विद फूजोशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम रियली रियली वेरी सॉरी। सच में मैं दिल से माफ़ी मांग रही हूँ। मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो डिसअपॉइंट होंगे मुझसे, निराश होंगे। कुछ लोगों को गुस्सा भी आ रहा होगा कि मैंने मुझे उस डालने के दिन का बोल कर भी वीडियो में नहीं डाल पाई या डाला ही नहीं, पता नहीं क्यों। पर मैं जानती हूँ आपको बहुत लोगों को गुस्सा आ रहा होगा और गुस्सा आए भी क्यों ना, क्योंकि जिस दिन मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियो डालूंगी उस दिन मैंने वीडियो नहीं डाली। लेकिन मैंने वीडियो क्यों नहीं डाली, इसका रीज़न मैं आज आपके साथ वीडियो में शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली जिस दिन मैंने ये वीडियो अपलोड की थी, इसका फर्स्ट पार्ट जब मैंने अपलोड किया था तो मैंने सोच लिया था कि मैं नेक्स्ट डे इसका सेकंड पार्ट अपलोड कर दूँगी। लेकिन सेकंड डे मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया एंड अचानक ही ना कोई मैसेज आया, प्लस अचानक रिचार्ज ख़त्म हो गया, तो इसीलिए उस दिन मैं वीडियो नहीं डाल पाई। नेक्स्ट डे जब मैंने सोचा कि मैं वीडियो डाल दूँगी तो मेरा फ़ोन में प्रॉब्लम आ गई। जब फ़ोन सही हुआ तो मैंने आपको पोस्ट किया था कि मैं वीडियो डालूँगी, लेकिन उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम आ गई। मुझे कहीं जाना था तो और वहाँ जाना इम्पोर्टेंट था, तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। और कल जहाँ मैं गई थी वहाँ पर मुझे थोड़ा ट्रैवल करके जाना था और सच बताऊँ तो मुझे एक इंटरव्यू के लिए जाना था और सच में मैं कल बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इसीलिए वापस आने के बाद मेरा वीडियो बनाने का मन ही नहीं किया। और लेकिन आज मैं आपके साथ वीडियो लेकर आई हूँ एंड अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, आपकी स्टोरी स्टार्ट करूँगी। बस आपके गलतफहमी दूर कर दूँ कि कल जो मैंने वीडियो लास्ट में वांग जी के थॉट्स बताते हुए कहा था कि वांग जी के सपने, वांग जी का परिवार एंड वांग जी की डिग्निटी, वांग जी किसी चीज़ को नहीं बचा पाया, तो वहाँ वो डिग्निटी शब्द नहीं था, वो गलती से मुँह से स्लिप हो गया। वहाँ ड्रीम शब्द बोलने वाले थे मैं, लेकिन वहाँ डिग्निटी शब्द का यूज़ हो गया। तो अब आपको पता चल गया कि वहाँ की डिग्निटी नहीं था बल्कि ड्रीम था। तो आइए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। कल के पार्ट में हमने बहुत कुछ देखा था। ये नहीं पता था कि उसमें सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, सच्चा वांग जी है, विंग है या वेंचिंग है, फंस कौन रहा है, फंसा कौन रहा है, कौन प्लानिंग कर रहा है, कौन उस प्लानिंग का शिकार हो रहा है, ये हमें कुछ नहीं पता था। लेकिन एक बात थी जो हम सब ने देखी थी, वो थी कि विंग ने वांग जी से एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करवाए थे। उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में लिखा था कि अब से वांग जी वही करेगा जो विंग उससे करने के लिए कहेगा। लिटरली विंग ने वांग जी से शादी कर ली थी, लेकिन शादी में भी दोनों को मर्जी शामिल होती है। लेकिन विंग ने वांग जी की ना तो मर्जी पूछी, ना ही उसे समझने की, किसी चीज़ को जानने की कोशिश की। उसने बस वांग जी से ज़बरदस्ती शादी कर ली थी। ये शिचन की धमकी देकर कि वो शिचन के साथ कुछ भी कर सकता है, और वांग जी भी, शिचन भी एक ओमेगा था तो वांग जी भी उसके लिए डर रहा था, क्योंकि वो देख चुका था कि ये इंसान मॉन्स्टर है, राक्षस है, कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए वांग जी अपने भाई के लिए डरा हुआ था। लेकिन शादी हो चुकी थी उसके बाद विंग वांग जी को अपने मैंशन में ले गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी जब वह हम वांग जी को देखते हैं, तो अभी लिटरली दिन के 2:12 बज रहे थे। वांग जी अपने बेड पर बैठा हुआ था और सामने की तरफ बस ब्लैंकली देखे जा रहा था। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। कल से जो कुछ भी हुआ है वो कितना खुश था। जब उसे पता चला था कि फाइनली डायरेक्टर ने उसे चूज़ कर लिया है, वो कितना खुश था। उसने अपने भाई के लिए कितना कुछ प्लान किया था उसे बताने के लिए कि वो लोग जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए उन्होंने कई चीज़ों के लिए सेक्रीफाइस किया है, वो चीज़ सच होने जा रही थी। वांग जी को एक मौका मिला था। उस डायरेक्टर ने वांग जी की टीम को चुना था, पूरी टीम को चुना था अपने एक नए ड्रामा में कास्ट करने के लिए, और वांग जी आज वहीं जाने वाला था। लेकिन इस इंसान ने सब कुछ बर्बाद कर कर रख दिया। वांग जी को तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसने इस इंसान का बिगाड़ा क्या है। वो तो अपनी लाइफ सिंपली जी रहा था। क्या उसकी ये गलती थी कि उसने चेंग से दोस्ती की थी? क्या चेंग से दोस्ती करना उसकी इतनी बड़ी गलती हो गई कि इस इंसान ने उसके सपने, उसकी लाइफ को बर्बाद करके छोड़ दिया? वांग जी यही सब सोच रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे लेकिन मुंह से एक आवाज़ नहीं निकल रही थी। तभी विंग रूम के अंदर आया और वो सिर्फ वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी ने जब देखा कि विंग रूम के अंदर आ चुका है, तो वो अपनी उंगली कांपते हुए कदमों के साथ खड़ा हुआ और विंग की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन
वो दिखा नहीं सकता था कि वो, क्योंकि वो जानता है कि वो इस मॉन्स्टर के सामने कुछ नहीं कर सकता। उसकी आंखों में एक खालीपन था जो कि आज से पहले विंग ने कभी नहीं देखा। विंग ने हमेशा वांग जी की आंखों में एक एक लाइफ देखी है। वांग जब भी बात करता है, वांग जी की जो हरकतें होती है वो फुल ऑफ लाइफ होती है। वो दूसरों को भी मुस्कुराना सिखा सकता है। वांग जी की आंखों में उसने एम्बिशंस देखे थे। वांग जी की आंखों में उसने जुनून देखा था अपने सपनों को पाने का। वांग जी की आंखों में उसने हार्ड वर्क के वो आंसू देखे थे। पता नहीं क्यों विंग का दिल, कुछ तो विंग के दिल में कुछ तो हो रहा था, लेकिन क्या हो रहा था खुद समझ में नहीं समझ पा रहा था। उसे ये वांगजी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था जो कि बस चुपचाप बैठा हुआ है। नहीं, ये वांगजी उसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो अभी भी बस किसी पत्थर की तरह खड़ा हुआ था। वांगजी विंग के सामने खड़ा हुआ, उसने विंग की तरफ देखा और अगले ही पल उसने विंग के कॉलर को पकड़ते हुए कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं कल रात से तुमसे जवाब मांग रहा हूँ। तुमने मेरी लाइफ तो बर्बाद कर दी है। कम से कम मुझे इस बर्बादी का जवाब तो दे दो कि तुमने मेरे साथ क्यों किया ये सब। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अगर तुम्हें इस चीज़ से परेशानी थी कि मैं चेंग का दोस्त हूँ, अगर तुम इस चीज़ से चिढ़ते थे, तुम्हें इस चीज़ से गुस्सा आता था कि एक मिडिल क्लास पर्सन तुम्हारे भाई का दोस्त है, तो तुम मुझे एक बार बोलते, मैं तुम्हारे भाई से दोस्ती तोड़ देता। मैं चेंग को समझा देता कि तुम नहीं चाहते कि मैं उसका दोस्त बनूं। अगर तुम चाहते तो मैं चेंग की नज़र में बुरा बनने के लिए भी तैयार था, लेकिन तुमने ये क्यों किया? तो पता भी है कल रात मैंने क्या डर महसूस किया था। तुम्हारा कोई मेगा भाई नहीं है और तो तुम एक पत्थर हो। तुम अपने मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हो, इसीलिए तुमने लोगों के सफरिंग्स, उनके उनके पेन, उनका हार्ड वर्क, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। तुम्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए तुमने कल मेरे भाई को लेकर मुझे धमकी दी। मैं तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हें देखता था तो मुझे लगता था कि तुम बस ऊपर से दिखाते हो कि तुम कोल्ड हो, लेकिन तुम अंदर से अच्छे हो। तुम एक अच्छे पर्सन हो। लेकिन कल रात के बाद से मेरी जो इतनी इतनी सी अच्छी सोच थी तुम्हारे लिए, वो पूरी तरह से मर चुकी है। मैं पहले भी जानता था। ये बोलकर वांग जी विंग के सीने में अपनी फिंगर से पोक करता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कि यहाँ पर दिल नाम की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पर फीलिंग्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर बस एक पत्थर है जो तुमने अपने दिल पर रख रखा है। लोगों के दिल में फीलिंग होती है और थोड़ी सही सही हमदर्दी होती है, लेकिन तुम एक पत्थर दिल इंसान हो। तुम मॉन्स्टर हो, तुम एक डेविल हो, तुम एक राक्षस हो। और तुम्हें पता है, पहले मैं तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं करता था, लेकिन अब मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं सह सकता। लेकिन तुमने खुद को मेरी डेस्टिनी बना दिया है। तुमने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मुझसे साइन करवा दिया है जिससे मैं चाहते हुए भी बाहर नहीं जा सकता। तुम आज बहुत खुश होगे क्योंकि तुमने एक मिडिल क्लास पर्सन को वो करने पर मजबूर कर दिया जो तुम करवाना चाहते थे उससे। तुमने मुझे वो करने पर मजबूर कर दिया जो मैं लाइफ में कभी नहीं करना चाहता था। मैं जानता था कि सभी अल्फ़ा एक जैसे होते हैं, लेकिन चैंग से मिलने के बाद मेरी वो थोड़ी सी सोच चेंज हो चुकी थी क्योंकि वो अच्छा था। तुम्हें पता है, चैंग मेरा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखता था, लेकिन कुछ लोगों को शायद वो चीज़ पसंद नहीं थी। मैंने तुमसे कभी दोस्ती करने की कोशिश नहीं की। मैंने तुमसे कभी बात करने तक कोशिश नहीं की। मैं यहाँ तक कि मैं कभी तुम्हारी आंखों के सामने भी नहीं आना चाहता था, लेकिन तुमने मेरी लाइफ को बर्बाद कर कर रख दिया है। मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ विभूषण, और जब तक मैं सांस लूँगा तब तक मैं तुमसे नफ़रत करूँगा। तुमने मेरे सपने बर्बाद कर दिए हैं, उन सपनों के लिए जिन सपनों के लिए मेरे गागा दिन रात मेहनत किया करते थे। उन सपनों के लिए जिन सपनों के लिए मेरे काका ने रात रात भर कर मेहनत की है। पहले उन्होंने अपने सपने पूरे कर तुम्हें पता है, वो उन्होंने एक बार मुझसे क्या कहा था कि वांग जी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम चाहते हो तो पहले मैं अपने सपने पूरे नहीं करूँगा। अगर चाहते हो तो मैं किसी चीज़ कहीं काम करने के लिए तैयार हूँ, और मैं ओवर टाइम करूँगा। मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे सपनों के लिए पैसे कमाऊँगा, वो चीज़ कमाऊँगा जिससे तुम अपने सपने पूरे कर सको।
वो इंसान जिसने मेरे सपनों के लिए अपने सपनों को छोड़ने तक की बात कर दी थी, तुमने उस इंसान का फ़ायदा उठाकर, उस इंसान के नाम का फ़ायदा उठाकर मेरे साथ ये सब किया है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा अपनी लाइफ में, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा विभूषण। तुमसे नफ़रत करता हूँ, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या था? ये बोलते हुए वांग जी के जो हाथ थे वो विंग के कॉलर से नीचे जाने लगे, क्योंकि वांग जी ने कल सुबह से कुछ नहीं खाया था। कल सुबह वो बिना ब्रेकफास्ट का ही कॉलेज चला गया था और पूरा दिन उसने कॉलेज में कुछ नहीं खाया था। जब वो कॉलेज में थे तभी उसे पता चला था कि डायरेक्टर ने चूज़ किया है, क्योंकि प्रिंसिपल सर ने उन्हें बता दिया था, चेंग और उसकी पूरी टीम को प्रिंसिपल सर ने बताया था कि वो जो डायरेक्टर है उसने वो अपना एक ड्रामा बनाना चाहता है और उसमें उसने चेंग, वांग जी एंड उसके जितने भी थे उनके लिए रोल फिक्स किए हैं। तो इस चीज़ को लेकर वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था, इसीलिए शाम को भी वो शाम को भी जल्दी ही आ चुका था एंड वो शिशिर के लिए डिनर प्रिपेयर कर रहा था। जब इस बात का उसे पता चला था तो वो बहुत ज़्यादा खुश था, इसीलिए चेंग और वो मिलकर इस चीज़ की रिहर्सल कर रहे थे, वो इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे थे कि एक बार जब वो ऑडिशन देने जाएंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे, वो इतनी मेहनत करेंगे, इस रोल को इतना परफेक्ट करेंगे जो डायरेक्टर ने उन्हें दिया है, कि डायरेक्टर को भी ऐसा लगेगा कि ये लोग सच में मेहनत करते हैं। तो इसीलिए चेंग और वांग जी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, लेकिन इस इंसान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वांग जी ने कल शाम वो शिशर के साथ डिनर करना चाहता था, लेकिन फिर विंग आ गया। उसके बाद पूरी रात वांग जी ने कुछ नहीं खाया और अभी सुबह के 12 बज चुके हैं, लेकिन वांग जी ने एक सिंगल पीस तक अपनी मुँह में नहीं रखा था, यहाँ तक कि उसने कल से पानी तक नहीं पिया था। इसलिए वांग जी पूरी बॉडी वीक हो चुकी थी, ऊपर से कल रात से उसने जो कुछ भी सहा था वो भी उसके वो उसके दिमाग को डिजी फील कर रहा था। तभी विंग ने वांग जी के वेस्ट में हाथ डाला और उसे थाम थामा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम बार बार ये कहना बंद करो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करती है। वो तो शुक्र मनाओ कि कल मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया नहीं, मैंने तुम्हारे ऊपर दया दिखा दी, क्योंकि तुम्हें पता है मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैं कैसा भी हूँ मेरा कैरेक्टर तुमसे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो शुक्र मनाओ कि कल रात मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। अगर मैं करना चाहता तो तुम मुझे रोक नहीं सकते थे, लेकिन फिर मैंने तुम्हें नहीं किया। और ये चीज़ मुझे खुद नहीं पता कि मैंने तुम्हारे साथ वो सब क्यों नहीं किया। मुझे खुद नहीं पता कि जब तुम्हारे आंसू मैंने देखे तो मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने गलत किया है। ये बात विंग ने अपने मन में सोची थी, क्योंकि वांग जी अब कुछ सुनने के होश में नहीं था, वो बस बेहोश होकर विंग की बाहों में गिर चुका था। विंग ने जब ये देखा तो उसने वांग जी को अपनी गोद में उठाया और उसे बेड पर लेटा दिया। इसके बाद उसने एक डॉक्टर को कॉल किया। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर वहाँ पर आया तो उसने वांग जी को चेक किया। विंग ने जब कारण पूछा कि वांग जी बेहोश हो चुका है तो उस डॉक्टर ने कहा कि वांग जी डिहाइड्रेशन की वजह से बेहोश हो चुका है, उसने कल से कुछ न तो खाया है न ही पिया है। ये सुनकर विंग ने नोट किया। उसके बाद डॉक्टर ने वांग जी को ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी थी और वो वहाँ से जा चुका था। वहीं विंग अपने ही रूम में सोफे पर बैठा हुआ था और बस वांग जी की उस पेल बॉडी को देख रहा था, जिन आंखों में कभी शाइन हुआ करती थी, जिन लबों पे कभी मुस्कुराहट हुआ करती थी, वो फेस पूरी तरीके से फक्त सफ़ेद पड़ा हुआ है। वो होंठ पूरी तरीके से वाइट हो चुके हैं और उनमें लिटरली खड्डे पड़ चुके हैं। और ये देखकर विंग को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन विंग ये मानने के लिए तैयार नहीं था। तभी विंग ने अपना फ़ोन देखा तो चेंग का कॉल आ रहा था। विंग ने कॉल रिसीव किया, तभी चेंग की आवाज़ आई, गा आप कहाँ हो? आप कल रात से ही ना तो मेरा कॉल उठा रहे हो और ना ही मुझे पता है कि आप हो कहाँ। खैर छोड़िए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या क्या आपको वांग जी के बारे में कुछ पता है? वो कल रात से ही ना तो घर आया है, ना तो मेरा कॉल उठा रहा है, ना ही उसका भाई का कॉल उठा रहा है। ये सुनकर विंग एक पल के लिए शांत हो गया। फिर उसने कहा, नहीं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है चेंग। क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? ये सुनकर चेंग ने कहा, गा आपको जो भी बात करनी है क्या आप मुझे भी बता सकते हो, क्योंकि मुझे वांग जी को ढूंढने जाना है। आपको पता है कल रात मुझे वांग जी का मैसेज आया था, उसमें उसने लिखा था कि वो किसी फ्रेंड के यहाँ जा रहा है उसकी मदद करने के लिए। उसके फ्रेंड को उसकी ज़रूरत है और वो अपने भाई को घर पर अकेला नहीं छोड़ना चाहता, तो इसीलिए मैं वहाँ पर आऊँ, उसके भाई के कॉलेज जाऊँ और उसके भाई को पिक कर लूँ। तो मैंने ऐसा किया, मैं उसके भाई को अपने घर पर लेकर आ चुका हूँ। लेकिन कल रात से ही ना तो उसका फ़ोन लग रहा है और उसने जिस दोस्त के बारे में बताया था मैंने उससे भी बात की है, उसने भी मना कर दिया कि वांग जी
का यहाँ आने का तो कोई प्लान था ही नहीं, उसका दोस्त किसी मुसीबत में ही नहीं है, उसे किसी चीज़ की मदद नहीं चाहिए, तो वांग जी ने झूठ क्यों बोला और वांग जी उसके भाई को हमारे यहाँ क्यों भेजेगा? क्या आप कुछ पता लगवा सकते हो? आपके जो आदमी हैं वो पता लगा लेंगे वांग जी का। ये सुनकर विंग ने कहा, चैंग, मैं तुम्हारा सिर्फ आधा घंटा लूँगा। मुझे अभी आधे घंटे में मेरे ऑफिस में मिलो, मुझे तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। ये सुनकर वांग चैंग ने कहा, पर तुम्हें इसका जवाब भी वही मिल जाएगा जिस सवाल का जवाब तुम ढूंढना चाहते हो, तो पहले मुझे अपने ऑफिस में आकर मिलो। ये सुनकर चैंग ने कहा, ठीक है मैं आ रहा हूँ, लेकिन आप जल्दी करना क्योंकि मुझे वांग जी को ढूंढने जाना है। पता नहीं वो किस मुसीबत में होगा, कल रात से ना तो कॉल उठा रहा है और ना ही अपने उसने कुछ खबर दी है। अगर अब की बार मुझे वो मिला ना तो मैं उसका फेस का नक्शा बिगाड़ दूंगा, ताकि वो बाद में ध्यान रखे कि उसे कहीं जाना हो तो है तो मुझे बताए या फिर अपने भाई को बताए। आपको पता है उसने कल रात से हम दोनों को कितनी टेंशन दे रखी है, हम दोनों को नींद नहीं आ रही है। वांग जैसा कभी नहीं करता, वो जहाँ भी जाता है वो हमें बता कर जाता है, और स्पेशली मेरे अलावा उसका कुछ अच्छा दोस्त है ही नहीं। वो कभी अपने दोस्त के घर पर नाइट आउट के लिए जाता ही नहीं है। मैं वांग जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, पता नहीं तुझे क्या हो गया है। विंग ये सब सुन रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने कॉल बस कट कर दिया था। वो चैंग की बकवास सुनने के लिए यहाँ पर नहीं रुक सकता था। फिर उसने विंग की तरफ देखा, उसके बाद वो अपने रूम से बाहर आया। जब वो नीचे आया तो उस घर में जो कि एक वो हेड बटलर काम करती है, उनका नाम मिसेस लेम है। विंग ने मिसेस लेम की तरफ देखते हुए कहा, अगर वो उठ जाए तो उसे खाना खिला देना। ये सुनकर मिसेस लेम ने नोट किया और विंग वहाँ से जा चुका था। आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद लगभग 2 से 3 घंटे की ड्राइविंग के बाद विंग वहाँ पर पहुँच चुका था, जहाँ पर ऑलरेडी एक गुस्से में चैंग वहाँ पर वेट कर रहा था। विंग ने खुद तो कहा था कि वो आधे घंटे में वहाँ पर पहुँच जाएगा, और विंग खुद 2 घंटे बाद वहाँ पर आ रहा था। ये देखकर चैंग सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में था। जैसे ही विंग वहाँ पर गया, एक गुस्से में चैंग उसके पास गया, कहा, गा आपको टाइम का पता भी है नहीं? मैं कब से यहाँ पर आपका वेट कर रहा हूँ, आपने तो आधे घंटे में बोला था ना, अब इतने लेट कहाँ से आ रहे हो? ये सुनकर विंग ने कहा, चैंग मेरी बात सुनो। ये सुनकर चैंग ने कहा, ठीक है आपको जो कुछ भी करना है बहुत जल्दी कहिए, क्योंकि आपको पता है कि मुझे कहाँ जाना है। ये सुनकर विंग ने कहा, लेकिन अगर एक बार मैं तुम्हें जो दिखाना चाहता हूँ अगर वो तुम देख लोगे तो मैं तुम्हें दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम उस इंसान को दोबारा ढूंढने की कोशिश नहीं करोगे। ये सुनकर चैंग ने कहा, दोबारा ढूंढने की कोशिश नहीं करूँगा वांग जी को, लेकिन क्यों? आप ऐसा मुझे क्या दिखाना चाहते हो? ये सुनकर विंग ने कहा, चैंग मैंने मुझे पहले भी कहा था कि वो इंसान जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है। मैंने तुम्हें 1000 बार वार्न किया था कि उस इंसान से दूर रहना। वो सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी के पीछे है, वो तुम्हें फंसाना चाहता है और उसके बाद हमारी फैमिली में आना चाहता है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि वांग जी वैसा नहीं है, आप मेरी बात क्यों नहीं समझते? लेकिन अगर आपको यही बात करने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं उसे ढूंढ लूँगा खुद, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर चैंग वहाँ से जाने लगता है। तभी विंग ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं कोई भी बेबुनियाद बात नहीं बोल रहा हूँ चैंग, मेरे पास सबूत हैं जो कि मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। और वैसे भी तुम्हें उसकी फ़िक्र हो गई ना, तुम उससे प्यार जो करते हो। ये सुनकर चैंग ने कहा, हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ, इसीलिए मुझे उसकी फ़िक्र है। ये सुनकर विंग ने कहा, लेकिन वो तुमसे प्यार नहीं करता चैंग, वो तुम्हारे साथ बस खेल रहा था, तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेल रहा था, और तुम्हें पता है वो हमारे घर में सिर्फ वीस को बर्बाद करने के लिए आना चाहता था। ये सुनकर चैंग अब थोड़ा शांत हो चुका था और उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, गा आप क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ मुझे ठीक से समझाइए कि आप बोलना क्या चाहते हो। ये सुनकर विंग ने कहा, मैं समझाऊंगा क्यों, मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ ना कि उस इंसान की असलियत क्या है। ये बोलकर विंग अपने फ़ोन निकालता है और उसमें वही वीडियो चलाता है जो वेंचिंग ने उसे दिया था। शुरुआत में उसमें चैंग और वांग जी का लव कन्फेशन था। चैंग ने जब ये देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई, और जब उसने दूसरा वीडियो देखा और उस पर विंग के जो रिएक्शन था वो देखा, वो बस विंग को अपनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ देख रहा था। विंग ने वांग चैंग की तरफ देखते हुए कहा, अब तो तुम्हें यकीन हो गया है कि मैं सच बोल रहा था, वो इंसान तुम्हारे लायक नहीं है चैंग। पर चैंग ने थोड़ी देर तक कुछ नहीं कहा और फिर उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, आपको ये वीडियो किसने भेजी है गा? कौन लेकर आया है ये वीडियो आपके पास? ये सुनकर विंग ने कहा, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि वीडियो मुझे किसने भेजी है? और अगर तुम्हें पता चल जाएगा तो तुम क्या कर लोगे? मुझे बस तुम्हें ये बताना था कि ये इंसान तुम्हारे लायक नहीं है, मैं तुमसे अब भी कह रहा हूँ। ये सुनते ही चैंग ने एक बार गुस्से से अपने भाई की तरफ देखते हुए कहा, घा
मुझे जानना है कि वीडियो किसने आपको भेजी है, पहले मेरे उस सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। ये सुनकर विंग ने कहा, वेंचिंग ने दिखाया है मुझे वीडियो, कल रात शाम को वो मेरे पास आए थे। उसने उसने सारी सच्चाई मुझे बताई है। उसने कहा है कि उसने अपनी आंखों से ये सब देखा है और मुझे विश्वास हो, इसीलिए उसने ये वीडियो भी बनाई थी और उसने वो वीडियो मुझे दिखाई है। ये सुनकर चेंग ने कहा, वेंचिंग ने आपको ये वीडियो दिखाई है। इस पर विंग ने नोट किया। आप ये वीडियो देखने के बाद एक बार मुझसे बात कर सकते थे। ये वीडियो कल वेंचिंग ने आपको दिखाई थी और आप अभी मुझे ये सब दिखा रहे हो। इस बीच में एक मिनट, कहीं कहीं आपने तो वांग जी के साथ कुछ नहीं किया? आपने वांग जी के साथ क्या किया है? मुझे जवाब चाहिए। जवाब दीजिए, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? पर विंग ने चेंग की तरफ देखते हुए कहा, पर पहले मुझे अपने सवालों का जवाब चाहिए। चेंग, ये सब क्या है? तुम अभी भी मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो? पर चेंग ने चिल्लाते हुए कहा, विभूषण, मुझे पहले मेरे सवाल का जवाब दो कि तुमने वांग जी के साथ क्या किया है। पहले मुझे ये जानना है, मुझे कंफर्म करना है कि वांग जी ठीक है या नहीं। वो बिल्कुल ठीक है, उसकी चिंता करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। और हाँ, वो मेरे पास हैं। तो जो मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ, पहले उसका जवाब दो। ये सुनकर चेंग ने अपने भाई की तरफ देखा। चेंग फिर अपनी जगह पर बैठ गया जब उसने सुना कि विंग ने वांग जी के साथ क्या क्या किया था। विंग ने ये करने के बाद कि वांग जी उसके साथ है, उसने सब बताया कि उस कल रात उसने वांग जी के साथ क्या क्या किया है, उसने क्यों किया है। उसने इसका रीज़न भी चेंग के साथ शेयर किया था। चेंग ने जैसे ये सुना, वो पास रखे सोफे पर वो बैठ गया और अपने भाई की तरफ देखने लगा। उसने हमेशा अपने भाई को एक हीरो की तरह देखा है, अपने एक गार्डियन की तरह देखा है कि उसके भाई ने उसके लिए बचपन से बहुत कुछ किया है। हालांकि सब लोगों को ऐसा लगता है कि विंग एक सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुआ है, लेकिन विंग के स्ट्रगल्स, विंग का हार्ड वर्क शायद ही किसी ने देखा होगा, लेकिन चेंग ने देखा है। उसकी नज़रों में उसका भाई आज तक हीरो था, लेकिन कल उसके भाई ने जो कुछ भी किया, वो चेंग अपने भाई की सच में बेवकूफ़ी से ज़्यादा और कुछ नहीं मांग पा रहा था। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, गा ये सब जानने के बाद आप कम से कम मुझसे एक बार बात तो करते। आप मुझसे ये बताने की तो कोशिश तो करते कि हुआ क्या था। आपने ये क्या किया? आपने एक झूठे एविडेंस पर ये सब कर दिया। आपने एक झूठे सबूत के लिए किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। तुम ये इनसे तुम्हारा क्या मतलब है चैंग? कि झूठा सबूत? क्या ये सब सही नहीं है क्या? इस इंसान ने ये सब नहीं कहा है। ये सुनकर चैंग खड़ा हुआ और उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, ये सब सही है और वांग जी ने ये सब कहा है, लेकिन वांग जी ने ये उस तरह से नहीं कहा जिस तरह से आप ये सब समझ रहे हो। ये सुनकर विंग ने कंफ्यूज होकर चेंग की तरफ देखा। चेंग ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, गा आपको याद है उस दिन जब हमारा प्ले हुआ था और जब मैं वांग जी के साथ रिहर्सल किया करता था, तब मैंने आपको बताया था कि अगर इस प्ले में जो भी नंबर 1 आएगा, जो भी विनर होगा, उसको वहाँ जो डायरेक्टर आए हैं वो अपने ड्रामा में कास्ट करेंगे। उस टीम में भले ही कितने ही मेंबर हो, हर टीम मेंबर को कास्ट किया जाएगा। जब वो प्ले हुआ और हम विनर हुए तो ये वैसे चूज़ हो ही चुका था कि हमको उस ड्रामा में मौका मिल ही चुका है। हम लोग बहुत खुश थे। हमारे एनुअल फंक्शन के 2-3 दिन बाद ही प्रिंसिपल ने हम उनके पास बुलाया और आपको पता है उन्होंने बताया कि उस डायरेक्टर ने हमें एक मौका दिया है। वो अपने एक नए ड्रामा के लिए उसे कास्ट चाहिए, उसके लिए वो हमारे ही शहर में ऑडिशन रख रहा है। तो इसीलिए जो लोग विनर थे उनको तो जाना ही है, लेकिन और भी जो कोई मतलब अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करना चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं वो भी ऑडिशन देने जा सकते हैं। तो इसीलिए उस डायरेक्टर ने जो हमें रोल दिए थे हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। उसमें ये एक रिवेंज स्टोरी की तरह उसने हमें रोल दिए थे, तो इसीलिए वांग जी ने ये सब कहा था। वो कन्फेशन वांग जी का वो सब कहना कि वो वी फैमिली को बर्बाद कर देगा, वो सब सिर्फ एक नाटक था। वो सिर्फ एक नाटक था। और रही बात उसमें हमारे फैमिली का नाम यूज़ करने की या फिर प्यार का इजहार करते वक्त मेरा नाम लेने की, तो हमने बस ये सोचा था कि अगर हम एक दूसरे का नाम लेंगे या फिर हम किसी सर्टेन पॉइंट पर एक चीज़ पर ध्यान देकर ये चीज़ करेंगे तो हमारा जो एक्टिंग है वो बहुत अच्छी होगी, हमारा प्ले अच्छा होगा, हमारी एक्टिंग स्किल्स और ज़्यादा सुधरेगी। तो इसीलिए हमने एक दूसरे का नाम लिया था और वांग जी ने वी फैमिली के बारे में कहा था। उस वक्त मैं वांग जी के साथ ही था, लेकिन
एंड आप रही बात जो आप वेंचिंग के बारे में बोल रहे हो कि वेंचिंग ने आपको सबूत दिखाए थे, इसमें सबूत की कोई बात ही नहीं गा। आपको पता है आज जब वांग घर आया था, हम लोग उसी प्ले की प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिस के लिए मेरे रूम में जा रहे थे तब वेंचिंग ने कहा कि वो भी ये सब देखना चाहती है, उसे भी यहाँ आए बहुत दिन हो चुके हैं, तो इसीलिए आज वो घर में अकेली है तो वो भी ये सब देखना चाहती है। मुझे थोड़ा अजीब लगा था क्योंकि आज से पहले वेंचिंग ने हमारा कोई प्ले नहीं देखा था। जिस तरह से वो वांग जी को देखती है मैं अच्छी तरह से जानता था कि वांग जी को पसंद नहीं करती, और शायद कहीं ना कहीं उसका कारण भी मैं जानता था कि वो वांग जी को पसंद क्यों नहीं करती। लेकिन फिर भी जब वो बोल रही थी तो मैंने उसे मना नहीं किया। एंड वो जब ये सब प्ले चल रहा था तो वो बाकायदा हमारे बेड पर बैठी हुई थी। एंड इस प्ले को देखते देखते उसने कहा कि वो ये सब रिकॉर्ड करेगी और उसे अपने पास रखेगी, क्योंकि उसे ये प्ले अच्छा लगा तो वो ये सब रिकॉर्ड करके फिर बाद में मेमोरीज के लिए ये सब रखना चाहती है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतना बड़ा गेम खेल जाएगी। उसने आपको धोखा दिया है गा, वो सब सिर्फ एक नाटक था। वो हमारी रिहर्सल्स थी जो कि कल जो ऑडिशन हुआ था उसमें हम देने के लिए हमने कहा था। आपने क्या ये क्या कर दिया गा? आपको पता भी है कि वांग जी ने इस रोल के लिए कितनी मेहनत की थी, और कल वो ऑडिशन देने ही नहीं आया। मैं कल कब से उसका इंतज़ार करता रहा। मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसके भाई ने जो अपने अपने इतने सेक्रीफाइस किए सिर्फ वांग जी के सपनों के लिए, वांग जी बस अपने एक दोस्त के लिए उन सपनों को छोड़कर चला गया। मैं सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में था कि वांग जी इतना रेकलेस कैसे हो सकता है, वांग जी इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है। लेकिन अभी मुझे पता चल रहा है कि उस बेचारे की तो कोई गलती है ही नहीं। उस बेचारे को तो आ, आपने कैद कर रखा है। आपने उसके साथ ये सब क्यों किया गा? आप एक बार मुझसे पूछ लेते, वांग जी को बता देते तो शायद वो आपको बता देता, और मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आपने वांग जी को बताया नहीं होगा कि आपने उसके साथ ये सब क्यों किया है, और वो बेचारा उसे अपने भाई के लिए उसने वो सब किया जो आपने उसे करने के लिए कहा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था गा कि आप ऐसे निकलोगे कि आप किसी और को इस्तेमाल करके कोई और काम करोगे। आप मुझसे पूछ सकते थे इस बात के लिए, लेकिन आपने मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा, और आपको लग रहा था कि वांग जी ये सब कर सकता है। मैंने आपको पहले भी 10 बार समझाया है कि वांग जी ये सब नहीं कर सकता, और फिर भी आपने मेरा भरोसा नहीं किया। और आपने अभी क्या कर दिया वांग जी के पास? वो एक लास्ट मौका था। वो वो एक बहुत बड़ा मौका था। वांग जी जिस तरह से मेहनत करता है, मैं कह सकता हूँ कि फ्यूचर में वो और कुछ अच्छा करेगा। लेकिन वो एक बहुत बड़ा मौका था, उसने अपनी मेहनत से कमाया था। लेकिन आपने क्या किया? आपने सब कुछ बर्बाद कर रख दिया आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं अपने भाई की इंटेलिजेंस के लिए उस पर गर्व करता था, मैं आपको अपना हीरो माना करता था। आपने इतनी डील्स की है लेकिन कभी भी आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे हमारी फैमिली पर या आपके डील पर थोड़ा सा भी फ़र्क पड़े। मुझे आपकी इंटेलिजेंस पर, आपके इस दिमाग पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, लेकिन आज जो आपने किया है वो मैं बता भी नहीं सकता कि मुझे क्या फ़ील हो रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त वांग जी क्या फ़ील कर रहा होगा। ये बोलकर चेंग वीइंग की तरफ देखने लगा, और वीइंग जो ये सब सुन रहा था उसे भी अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। क्या चेंग सच बोल रहा है? वो जानता है चेंग कुछ भी करता है, लेकिन चेंग उससे कभी झूठ नहीं बोलेगा। इसका मतलब वेंचिंग ने उसे धोखा दिया है। वेंचिंग ने इन सबको कुछ इस तरह से उसके सामने पेश किया था जिससे विंग को लगे कि गलती वांग जी की है, जिससे विंग को लगे कि वांग जी को खेल खेल रहा है। और इसका फ़ायदा वेंचिंग ने उठाया, क्योंकि वेंचिंग जानती थी कि विंग वांग जी को इतना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करता, इसीलिए इसका फ़ायदा वेंचिंग ने उठाया। और वो उस वक्त भी ये सबूत चेंग को दिखाने के लिए तैयार था। वो चेंग से इस बारे में बात करने के लिए तैयार था, लेकिन उस वक्त भी वेंचिंग ने उसे मना कर दिया। इस बात पर उसे शक नहीं हुआ, क्योंकि वेंचिंग ने उसके पेरेंट्स के बारे में कहा। वो पेरेंट्स जो कई सालों पहले प्लेन क्रैश में मर चुके हैं, उन पेरेंट्स का दिलासा देकर वेंचिंग ने उसे गुस्सा दिला दिया कि वांग जी उसके परिवार को हर्ट करने के लिए ये सब कर रहा है तो वो नहीं करने देगा। और वेंचिंग ने ये सब इतना बड़ा खेल खेल दिया। विंग कभी सोच भी नहीं सकता था कि वांग जी वेंचिंग उसके साथ ऐसा कर सकती है। उसने उसे अपना अच्छा दोस्त माना था, एंड उसकी शादी वे फैमिली में होने वाली थी। लेकिन अब वेंचिंग उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेगी उसने कभी नहीं सोचा था। वो बस
यही सब सोच रहा था कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। आज तक इतनी सारी डील्स उसने की है, लेकिन कभी भी इतनी सी थोड़ी सी गलती भी विंग ने नहीं की है, और आज उससे इतनी बड़ी गलती हो गई। विंग पता नहीं क्यों पर कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। वो बस अपनी जगह पर बैठा हुआ था, चैंग को गए हुए अब बहुत देर हो चुकी थी। विंग बस एक टक सामने की तरफ देखे जा रहा था। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, इतना कुछ कि कब टाइम बीत गया उसे पता ही नहीं चला। विंग तब होश में आया जब उसके ऑफिस डोर पर नॉक हुआ। जब उसे सुनाई दिया कि कोई उसके ऑफिस डोर पर नॉक कर रहा है, तो उसने उस इंसान को अंदर आने की परमिशन दी, और सामने और कौन नहीं बल्कि उसका सेक्रेटरी वेनिंग खड़ा हुआ था। वेनिंग ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, बॉस, आप अभी तक घर नहीं गए? आप इतना लेट कभी नहीं रुकते। ये सुनकर विंग ने कहा, लेट? क्या टाइम हुआ है? ये बोलकर वो अपने फ़ोन में देखने लगता है। तभी वेनिंग कहता है, बॉस, रात के 9 बज रहे हैं और जितने भी एम्प्लॉय हैं वो चल जा चुके हैं। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी हो गई। वो सुबह से यहाँ पर बैठा हुआ है, उसे उसे रियलाइज़ नहीं हुआ कि टाइम कैसे और कब निकल गया। उसने वेनिंग की तरफ देखते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं जा ही रहा था, वो मुझे कुछ काम था तो इसीलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। तुम तुम भी जाओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनकर वेनिंग ने कहा, मुझे आपका कल का शेड्यूल फिक्स करना था तो इसीलिए मैं थोड़ा रुका हुआ था, लेकिन जब मैंने देखा कि आपके ऑफिस की लाइट चली हुई है तो मुझे लगा कि शायद आप यहाँ हो, तो मैं यहाँ पर आ गया। इसे अब मैं जा ही रहा हूँ। इस पर मैं विंग ने नोट करते हुए कहा, तुम जा सकते हो, मैं भी जा ही रहा हूँ। ये उसके बाद वेनिंग बो करके वहाँ से जा चुका था, और विंग भी अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने कोट लिया और वो भी वहाँ से निकल चुका था। जैसे वो बिल्डिंग से नीचे उतरा, उसकी कार ऑलरेडी वहाँ पर तैयार थी, और एक ड्राइवर आया और उसने विंग की तरफ का गेट खोल दिया। विंग अंदर जाकर बैठ गया और वो जर्नी फिर से स्टार्ट हो चुकी थी। लगभग वहाँ पर जाने के लिए विंग को 1 घंटा लगता। अभी रात था तो कोई ट्रैफिक था नहीं, तो विंग को ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, लेकिन 1 घंटा तो ज़रूर भी लगा था क्योंकि मेंशन सिटी से दूर था। 1 घंटे के बाद विंग उस अपने अपार्टमेंट में पहुँच चुका था। उसने ड्राइवर को भी घर जाने के लिए कहा, और उसके बाद वो अपने घर के अंदर जा चुका था। जब वो घर के अंदर गया तो उसने देखा कि लाइट्स ऑन नहीं है, लाइट्स बुझी हुई हैं। तभी किचन से जो लाइट आ रही थी, तो विंग वहाँ पर गया तो वहाँ पर मिसेस लेम अभी भी बैठी हुई थी। विंग ने जब मिसेस लेम की तरफ देखा तो कहा, मिसेस लेम, आप अभी तक सोने नहीं गई? वैसे क्या उसने कुछ खाया? क्या आपने उसे कुछ खिलाया? ये सुनकर मिसेस लेम खड़ी हुई और उसने विंग की तरफ वो करते हुए कहा, नहीं सर, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट, लंच और अभी डिनर पर लेकर गई थी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। मैंने कोशिश की उनसे बात करने की, लेकिन वो बस एक जगह बैठे हुए हैं, और ना तो कुछ बोल रहे हैं और ना ही कुछ कर रहे हैं। वो बस एक ही जगह बैठे हुए हैं। ये सुनकर विंग की आईब्रो रेज हुई और उसने बस नोट किया और कहा, आप जा सकते हो, बस एक सर्वेंट को भेज देना डिनर लेकर। ये सुनकर मिसेस लेम ने नोट किया। उसके बाद विंग रूम के अंदर जा चुका था। जब वो रूम में गया था, जैसा कि मिसेस लेम ने कहा था, वांग जी सच में वहीं पर ही बैठा हुआ था और बस एकटक सामने की तरफ देखे जा रहा था। विंग ने जब ये देखा तो उसे बुरा लगा, क्योंकि सच में गलती उसकी थी। इस इंसान की तो कोई गलती थी ही नहीं, और विंग को गिल्ट भी हो रहा था कि उसकी वजह से वांग जी के जो सपने थे वो सच में टूट गए। तो इसीलिए वांग जी कल से ये सब बोल रहा था कि विंग उसके सपने तोड़ दिए हैं, विंग ने उसकी लाइफ टाइम की जो मेहनत थी वो बर्बाद कर दी है। विंग को तो यही लग रहा था कि वांग जी ये सब नाटक कर रहा है, वो बस झूठ ही बोल रहा है। लेकिन अब जब चेंग ने उसे सच्चाई बताई थी तो विंग को रिग्रेट हो रहा था। पहली बार था जब विंग ने अपने किसी डिसीजन का रिग्रेट किया था। आज से पहले विंग ने अपनी लाइफ में चेंग की लाइफ के बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं, बहुत सारे फैसले विंग ने लिए हैं, लेकिन आज ये पहली बार था जब उसे अपने किसी फैसले पर दुख हुआ है, खेद हुआ है, उसे रिग्रेट हुआ है। वो सोच भी नहीं सकता कि अगर कल रात वो वांग जी के साथ ज़बरदस्ती करता, उसे ज़बरदस्ती उसकी मैरिज को कंप्लीट कर लेता तो क्या होता। वो तो पता नहीं क्यों पर वांग जी के वो आंसू देखकर विंग रुक गया और उसने वांग जी के साथ कुछ नहीं किया। लेकिन अगर वांग जी की परमिशन के बिना वो वांग जी के साथ ये सब कर लेता तो वो अपने खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। विंग यही सब सोच रहा था। तभी उसकी नज़र वांग जी पर गई, जो कुछ नहीं बोल रहा था, बस चुपचाप बैठा हुआ था। विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तुमने अभी तक कुछ खाया क्यों नहीं है? कल सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है। अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। यह सुनकर वांग जी ने फिर भी कुछ नहीं कहा।
वो बस अपनी उसी जगह देख रहा था जहाँ पर वो थोड़ी देर पहले देख रहा था। और वीर ने जब ये देखा तो उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने कंट्रोल किया। फिर उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हें खाना नहीं खाना है तो मुझे लगा था कि अगर तुम आज खाना खा लोगे तो तुम्हें कल अपने भाई से मिलते वक्त अच्छा फील होगा, लेकिन अगर तुम अपने भाई से इसी हालत में मिलना चाहते हो और उसे टेंशन देना चाहते हो कि तुम्हारी ऐसी हालत हो चुकी है, तो ठीक है, मत खाओ खाना। ये वांग ने जैसे ही ये सुना कि विंग उससे उसके भाई से मिलाने की बात कर रहा है, उसने तुरंत विंग की तरफ देखा। उसकी आंखों में जैसे एक थोड़ी सी होप आए हो, और विंग ने जब वांग जी की आंखों में वो थोड़ी सी ही सही बस होप देखी, तो उसे भी वांग जी की वो पुराना वांग जी याद आया, और वो उसे अब पता चल गया था कि वांग जी को कैसे हैंडल करना है। ये बोलकर वो घूम रहा था, लेकिन तभी वांग जी ने अपनी कमज़ोर आवाज़ में कहा, क्योंकि कल से उसने कुछ खाया नहीं था तो उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा निकल नहीं रही थी, क्या तुम सच बोल रहे हो? अगर मैं खाना खा लूँगा तो तुम कल मुझे मेरे भाई से मिलवाओगे? ये सुनकर वींग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, मैं तो सोच रहा था कि अगर तुम खाना खा लो तो मैं मिलवा दूंगा, लेकिन अगर तुम खाना खाना ही नहीं चाहते तो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मिलवाऊंगा। जैसे ही वींग ने ये कहा, नहीं नहीं, मैं खा रहा हूँ, खा लूँगा खाना, बस तुम मुझे मेरे भाई से मिलने देना, वांग जी ने कहा। इस पर वींग ने बस स्मिक किया। तभी उनके डोर पर नॉक हुआ। वींग वहाँ पर गया और उसने डोर ओपन किया तो सर्वेंट खाना लेकर खड़ी थी। विंग ने उस खाने को लिया, डोर को वापस बंद किया और वो वांग जी के पास बेड पर आ चुका था। उसने खाने को बेड पर रखा और कहा, तो ठीक है, अगर तुम अपने भाई से मिलना चाहते हो तो मुझे पूरा खाना ख़त्म चाहिए। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा। वो स्टेट तो रहा था क्योंकि उसका खाने का कुछ भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी अपने भाई से मिलने के लिए वांग जी ने खाना शुरू कर दिया। और विंग ने जब ये देखा तो उसके फेस पर बिल्कुल सी स्माइल आ गई और वो फ्रेशन अप होने के लिए जा चुका था। वहीं वांग जी जैसे ही विंग फ्रेशन अप होने के लिए गया, उसने तब तक आधा खाना फिनिश कर दिया था, क्योंकि वांग जी बहुत जल्दी खाना खाता है। और जब उस वांग जी और जल्दी खाना खा रहा था, थोड़ी देर में उसने अपना खाना फिनिश कर दिया था। उसके बाद पानी का ग्लास जो उसके पास वाली टेबल पर ही रखा हुआ था, उसने पानी पूरा पी लिया। और इससे पहले कि विंग आ पाता, उसने खुद को बस ब्लैंकेट से कवर कर लिया और वो उसने खुद को कर्ल कर लिया, क्योंकि उसे डर था कि अगर विंग आया तो फिर से विंग उससे कुछ बात करेगा, या फिर कल रात जो विंग नहीं कर पाया वो उसने आज करने की कोशिश की। तो वांग ये सब नहीं चाहता, वो सोने का नाटक करेगा और फिर देखेगा विंग क्या करना चाहता है। इससे शायद विंग उसके पास ना सोए, यही सोचकर वांग जी ने खुद को बस ब्लैंकेट से कवर कर लिया। वहीं थोड़ी देर बाद विंग फाइनली बात लेकर आ चुका था। उसने एक ब्लैक शर्ट पहन रखी थी और अपने पजामाज पहन रखे थे। जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि वांग जी ने खुद को पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर कर रखा है। उसे वी ने जब ये देखा तो उसकी जो भौहें थे वो तन गई, क्योंकि उसे लगा कि शायद वांग जी की तबीयत फिर से ख़राब हो गई है, शायद वांग जी को ठंड लग रही है, तो इसीलिए उसने ब्लैंकेट ओढ़ रखा है, कहीं वांग जी को बुखार तो नहीं है। यही सोचकर वांग जी के पास गया। आई मीन वो बेड से थोड़ा दूर खड़ा और उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, हे, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें ठंड लग रही है? तुमने इस ब्लैंकेट को इतना ऊपर तक क्यों ओढ़ रखा है? वांग जी, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? पर वांग जी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वींग ने फिर से कहा, लेकिन फिर से वांग जी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो उसे लगा कि शायद सच में वांग जी सो ही गया होगा। तो इसीलिए उसने एक लास्ट बार वांग जी की तरफ देखा और वो भी उसी बेड पर जाकर सो गया। थोड़ी देर तक तो विंग ने कुछ नहीं किया, वो चुपचाप सोया हुआ था। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने उस ब्लैंकेट को थोड़ा सा उठाया। उसने और वांग जी ने एक ही ब्लैंकेट ओढ़ रखा था। विंग जैसे ही उस बेड पर लेटा था, वांग जी जो धड़कनें थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, ऊपर से उसे डर लग रहा था। उसकी बॉडी काँप रही थी कि विंग उसके पास सो रहा है। उसे नहीं लगा था कि विंग उसके पास सोएगा, लेकिन अब जब विंग उसके पास सो रहा था तो वांग जी को डर लग रहा था। सच में वो काँप रहा था। और जब विंग ने ब्लैंकेट उठाया तो उसकी धड़कनें और ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। विंग ने उस ब्लैंकेट को वांग जी के सिर के ऊपर से हटा दिया, पर वांग जी हटाने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपने उस ब्लैंकेट को टाइटली होल्ड कर रखा था। ये देखकर विंग के फेस पर स्मिक आ गया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वांग जी सो तो नहीं रहा है, वो बस सोने का नाटक कर रहा है। तो इसलिए उसने तुरंत उस ब्लैंकेट को वांग जी के ऊपर से हटा दिया, उसकी वेस्ट में हाथ डालते उसे अपने क्लोज खींच लिया। ये देखकर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने विंग को पुश करते हुए कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? दूर रहो मुझसे, दूर रहो। ये बोलकर वो विंग को धक्का देने लगा, लेकिन ऑफ कोर्स विंग एक अल्फा था। ऊपर से वांग जी ने अभी अभी खाया था, तो वांग जी की बॉडी में कुछ ज़्यादा जान थी नहीं, लेकिन विंग एक स्ट्रॉन्ग पर्सन था, तो वांग जी विंग को पुश नहीं कर पा रहा था। और ये देखकर वांग जी की आंखों से हेल्पलेसनेस के आंसू बहने लगे कि वो कुछ कर नहीं पा रहा है। इस अल्फा के खिलाफ वांग जी
हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पर्सन रहा है, लेकिन जब से ये अल्फा उसके लाइफ में आया है तब से वांग जी जैसे खुद को वीक फील करने लगा है। और जब वो वींग को धक्का नहीं दे पाया तो वांग जी की आंखों में वो मजबूरी के आंसू दिखने लगे। ये देखकर वींग को भी अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों, पर उसे वांग जी के ये आंसू देखकर गुस्सा आ रहा था। इसीलिए अगले ही पल उसने वांग जी को पिन किया बेड के ऊपर, उसके दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर पिन किया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम तुम्हें रोने में मज़ा आता है। मैंने तुमसे कहा है, मैंने तुमसे कोई भी ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं की है, ना ही मैं अभी कर रहा हूँ। मैं बस अपने हस्बैंड को कडल कर सोना चाहता हूँ। क्या ये भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा है? ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, मैं कोई तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ। तुमने ज़बरदस्ती मुझसे शादी की है, तो मुझसे कोई भी रिश्ता रखने की ज़रूरत नहीं है, और ये करने की ज़रूरत नहीं कि तुमने मुझे खाना खिला दिया या फिर तुम मुझे अपने भाई से मिलवाने के लिए लेकर जा रहे हो। तो मैं तुम जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हो जाऊँगा। बिल्कुल नहीं, और मैं तुम्हारे साथ नहीं सोने वाला। यहाँ से जाओ तुम और कहीं भी सो सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक बेड में नहीं सोने वाला। ये सुनकर वींग ने वांग जी की तरफ देखा और स्मित करते हुए कहा, ओह, और तुम जो कहोगे वो मैं करूँगा। शायद तुम भूल गए कि कॉन्ट्रैक्ट तुमने साइन किया है, और उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूँगा। मतलब शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारे साथ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो चुपचाप रहो और मुझे बस तो कडल करके सोने लगो। नहीं तो मुझे नहीं पता कि अगर मैं अपना फ़ैसला बदल दूँ तो मैं तुम्हारे भाई से मिलवाने का, सुबह तक वो फ़ैसला चेंज भी हो सकता है अगर तुमने मुझे अपने पास नहीं सोने दिया था। यह सुनकर तो वांग जी की आंखों से और ज़्यादा आंसू बहने लगे और विंग की तरफ देखने लगा। विंग ने कुछ नहीं कहा, रोबोट सो गया। उसने वांग जी को अपनी बाहों में ले लिया और वांग जी स्ट्रगल भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जानता है कि ये इंसान कुछ भी कर सकता है, ये इंसान जो कहता है वही करता है। तो वांग जी भी स्ट्रगल भी नहीं कर पा रहा था, वो बस चुपचाप विंग की बाहों में सो गया, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जब नेक्स्ट मॉर्निंग हुई और वांग जी की आंखें खुली तो वांग जी को अपने नीचे एक सॉफ्ट शीट फील हुई। ऐसा नहीं था कि जब वो जिस बेड पर सोता था वो हार्ड था, लेकिन ये बेड और ज़्यादा सॉफ्ट था और वांग जी फैल कर सो रहा था। उसने एक पिलो को टाइटली हक कर किया हुआ था और उसे जैसे बहुत अच्छी नींद आ रही थी, क्योंकि वांग जी को नहीं पता कि उसे इतनी अच्छी नींद कैसे आई, लेकिन वो खुश था कि उसे इतनी अच्छी नींद आई। तो वो सो रहा था, उसे अभी भी उठने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि वांग जी को इस वक्त बस सोना दिख रहा था। कल रात जो कुछ भी हुआ, अभी थोड़ी देर के लिए वांग जी उस चीज़ को शायद भूल गया था, तो इसीलिए वांग जी आराम से सो रहा था। लेकिन जब सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ने लगी तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा। पहले तो उसे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन जब फिर उसने रूम के चारों तरफ देखा तो उसे कल रात जो कुछ भी हुआ वो धीरे धीरे सब याद आने लगा। और उसने अपने पास देखा कि यहाँ पर वो इंसान है या नहीं, लेकिन थैंक गॉड कि यहाँ पर वो इंसान था नहीं। तो वांग जी धीरे धीरे उठा और वो अपने आसपास देखने लगा। विंग यहाँ पर नहीं था। फिर उसे विंग की बात याद आई कि विंग आज उसे उसके भाई से मिलवाने लेकर जाएगा, तो इसीलिए वांग जी तैयार होना चाहता था, लेकिन उसके पास यहाँ पर कोई कपड़े थे ही नहीं, और उसने जो कपड़े पहन रखे थे अभी 3 दिन हो चुके थे, वांग जी को अब नहाना था। तो उसने सोचा कि वो विंग की ही कोई शर्ट या पैंट पहनने का, कुछ ऐसा जो उसके फिट आता हो या फिर थोड़ा बड़ा रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि वो इन कपड़ों में तो वो रह नहीं सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टिकी हो चुके हैं, चिपचिपे हो चुके हैं। तो वांग जी अब कपड़े चेंज करना चाहता है। तो उसने सोचा कि विंग अभी भी नहीं, यहाँ पर वो मॉन्स्टर नहीं है, तो वो उसके वार्डरोब में देखेगा कि उसके शायद का कुछ कपड़े होंगे, शायद होंगे ही सही। वैसे तो विंग की जो बॉडी स्ट्रक्चर है और विंग का शरीर वांग जी थोड़ा अलग है, क्योंकि वो एक अल्फा है और वांग जी की बॉडी फेमिनियन की तरह है, वो एक ओमेगा है, तो उस बॉडी में डिफरेंस है। लेकिन फिर भी वांग ने सोचा कि वो कुछ भी शर्ट या पैंट विंग का देख लेगा, कुछ तो उसे मिलेगा। यही सोचकर वो खड़ा हुआ और वो वहाँ जाने लगा जहाँ पर विंग के यूजली शायद कपड़े थे। जब वांग जी वहाँ पर गया तो वांग जी की आंखें जैसे खुलकर बाहर आने वाली थी, क्योंकि वांग जी का एक रूम जितना बड़ा था उससे बड़ा तो विंग का एक क्लोजेट था, जहाँ पर हर चीज़ ऑर्डर में रखी गई थी। विंग के जो सूट्स थे वो अलग वार्डरोब में रखे गए थे, वहाँ पर सिर्फ सूट्स थे। विंग की जो वॉचेस थी वो अलग वार्डरोब में रखे गए थे। विंग के शूज़, विंग के टाइस एंड विंग के जो कैजुअल वियर थे वो भी अलग तरीके से रखे गए थे। विंग की जो परफ्यूम थी, विंग की कुछ भी थोड़ा बहुत मेकअप का सामान था, वो सभी के लिए अलग अलग सेक्शंस थे और सभी में एक्सपेंसिव चीज़ें रखी हुई थी।
वो बिल्कुल किसी रूम की तरह थी। वांग जी के घर में तो इतना बड़ा रूम नहीं था उनका जितना बड़ा विंग का, सिर्फ एक क्लोजेट था। ये देखकर एक पल के लिए तो वांग जी की आंखें बाहर आने वाली थी, क्योंकि विंग के जो सूट्स थे वो अलग थे, ऊपर से जो शायद कुछ एक्सपेंसिव सूट्स थे जिन्हें विंग ने कुछ स्पेशल ओकेजन पर पहने थे वो सूट्स अलग थे, विंग के जो कैजुअल वियर थे वो अलग थे, विंग की जो सुबह ट्रेनिंग या फिर जॉगिंग जिसके जो कपड़े थे वो अलग थे, विंग की हर वो अलग 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 रखी हुई थी। विंग की टाइज वहाँ पर लगभग 50 से भी ज़्यादा टाइज होंगी, वो भी अलग अलग तरीके की। विंग के जो परफ्यूम्स थे वो भी बहुत ज़्यादा अलग अलग रखे हुए थे वहाँ पर। ये देखकर तो वांग जी को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी मॉल में आ चुका है। लेकिन फिर वांग जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, वांग जी तुम्हें ये सब नहीं देखना है, तुम्हें बस कपड़े चूज़ करने हैं। यही सोचकर वांग जी उस तरफ गया जहाँ पर वांग जी विंग ने अपने कैजुअल वियर रखे हुए थे। वो वहाँ पर गया और अपने कपड़े देखने लगा, लेकिन उसे जितने भी कपड़े थे वो उतने विंग के साइज के लग रहे थे। तभी उसने देखा कि एक जो वार्डरोब है वो बंद है। उसने उसे और उसके जो और जितने भी वार्डरोब थे उनका दरवाज़ा कांच का था। तो वांग जी साफ साफ बार बार देख पा रहा था, लेकिन उस वार्डरोब का जो दरवाज़ा था वो कांच का तो था, लेकिन वो कांच धुंधला था। तो वांग जी अंदर कौन से कपड़े वो नहीं देख रहा था। उसने तने के ऊपर उसके अंदर क्यूरियोसिटी आई, तो इसीलिए उसने वो वार्डरोब खोला और वो देखकर शॉक हो गया, क्योंकि वहाँ पर जितने भी कपड़े रखे हुए थे वो उसकी साइज़ के थे, उसके ही साइज़ के लगे हुए थे और वो कपड़े नए लग रहे थे। ये देखकर वांग जी कन्फ्यूज़ हो गया। उसने उन कपड़ों की तरफ देखा और उन कपड़ों को टच करते हुए कहा, क्या मैं मुझसे पहले भी यहाँ पर कोई आया था, या फिर ये इंसान मुझसे पहले भी किसी और के साथ यहाँ पर रहा है? ये कपड़े तो मेरी साइज़ के ही लग रहे हैं, क्या मेरे जैसे ओमेगा को ये पहले भी यहाँ पर लेकर आया है क्या? और उस ओमेगा के लिए उसने इतनी शॉपिंग की है। यही सोचकर पता नहीं कि वांग जी को अच्छा नहीं लग रहा था, उसका दिल एक अजीब तरीके से ही दर्द कर रहा था। पर तभी वांग जी ने अपने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं वांग जी, तुम ये क्या सोच रहे हो? तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है किसी भी ओमेगा को यहाँ पर लेकर आए या ना आए? तुम्हें तो बस आज आज कपड़े चाहिए, आज तुम पहन लेना, फिर उनको जब तुम घर जाओगे तो तुम उनको वॉश करके ड्राई करके इस इंसान को वापस दे देना। उसके बाद ना तो तुम्हारा इससे कोई रिश्ता रहेगा। वांग जी ने मन में सोचते हुए कहा, जैसे ही मैं घर जाऊंगा मैं किसी न किसी बहाने से अपने गाय को लेकर अपने घर से निकल जाऊंगा और इस कंट्री से दूर चला जाऊंगा। वापस इस इंसान के सामने मैं कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रहा तो किसी न किसी बहाने से फिर से मुझे ढूंढ लेगा और उस कॉन्ट्रैक्ट की धमकी देकर मुझे फिर से यहाँ पर ले आएगा। और अब मैं यहाँ पर नहीं आना चाहता, मैं अपने भाई को लेकर यहाँ से दूर चला जाऊँगा, जियांगचेंग से और व्यूशन से दूर चला जाऊँगा, जहाँ से ये मुझे और अपने भाई को ढूंढ ही नहीं पाएगा। यही सोचकर वांगी ने एक सिंपल सी वाइट शर्ट और पैंट्स निकाले। वो यही सब निकाल रहा था, तभी विंग ने कहा, मैंने तुम्हें ये कपड़े सिर्फ देखने के लिए नहीं यहाँ पर रखाए हैं। ये कपड़े सभी तुम्हारे हैं, अगर तुम चाहो वो तुम पहन सकते हो। और अचानक ये आवाज़ सुनकर वांग जी फ्रिंज कर गया और डर गया, और उसने तुरंत घूम कर पीछे देखा तो वहाँ पर विंग खड़ा हुआ था। और ये देखकर वांग जी एक पल के लिए शॉक हो गया। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर विंग ने अपनी आईब्रो रेज करते हुए कहा, तुम मेरे ही वार्डरोब में खड़े होकर मुझे ये पूछ रहे हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? बाय द वे, ये कपड़े तुम्हारे ही हैं, तुम्हारे लिए ही मैंने ये शॉपिंग की है, तो इसमें से तुम्हें जो भी पसंद आएगा तुम वो सब पहन सकते हो। और अब वैसे भी तुम मिसेस वी हो, तो तुम्हें अच्छे ही कपड़े पहनने चाहिए। ये सुनकर वांग जी ने एक बार उन कपड़ों की तरफ देखा और फिर एक बार विंग की तरफ देखा। फिर वो थोड़ी देर तक उसने कुछ नहीं कहा, फिर उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, मुझे इन सारे कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस आज बात लेना है, तो मुझे बस एक जोड़ी कपड़े चाहिए। तुम अपने सारे जोड़ी कपड़े अपने पास ही रखो, और इन कपड़ों को भी एक बार मैं अपने घर चले जाऊँ तो उनको मैं वॉश करके और तुम्हें वापस दे दूँगा। तुम्हें मुझ पर कोई भी एहसान करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो तुम्हें और मौका मिल जाएगा मुझे कहने का कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे भाई के पैसों के पीछे पड़ा हूँ, क्योंकि तुम मुझे वही समझते हो ना। और अगर ये कपड़े मैं लेकर गया या फिर इनमें से कोई भी कपड़े मैंने पहने तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं सच में गोल्ड डिगर हूँ, लेकिन मुझे खुद को तुम्हारी नज़रों में ऐसा बनाने का कोई शौक़ नहीं है, और तुम्हें भी मेरे लिए ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी छोटी सी
तुम मेरे लिए कपड़े लेकर आओगे और मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा जो तुमने मेरे साथ किया है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। ये बोलकर वो विंग की तरफ देख रहा था, लेकिन विंग की मुट्ठियाँ बीच रही थी। जिस तरह से वांग से बात कर रहा था उसे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि आज तक विंग ने लोगों को डोमिनेट किया है। विंग लोगों से इस तरह से बात करता है, किसी की घूम कर हिम्मत नहीं हुई कि वो विंग से इस तरह से बात कर सके। और ये ओमेगा यहाँ पर उसके साथ अकेला होते हुए भी उससे डर नहीं रहा है, बल्कि उससे उसे चैलेंज कर रहा है, उससे ऐसे बात कर रहा है जैसे उसे विंग से कोई डर ही नहीं लगता है। यही सोचकर विंग वांग जी के पास आने लगा। उसने अगले ही पल उसकी वेस्ट में हाथ डाला और उससे अपने क्लोथ खींच लिया। वांग जी के हाथ में जो कपड़े थे वो नीचे गिर गए, क्योंकि वो विंग को धक्का देने के लिए उसके हाथ दोनों उसके चेस्ट पर आ चुके थे। लेकिन विंग ने वांग जी के आंखों में देखते हुए कहा, आज तो तुमने ये बातें कह दी है, लेकिन आज के बाद मुझसे अगर ऐसी बात कही या फिर तुमने इस टोन में मुझसे बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर मुझे तुम्हें गोल्ड डिगर मानना ही होता तो मैं तुम्हारे लिए कपड़े नहीं लेके आता और ना ही मैं तुमसे शादी करता। हमारी शादी हो चुकी है, भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट पर ही क्यों न हुई हो, और अब तुम मेरे हस्बैंड हो। तो मुझसे ठीक से बात किया करो, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि कोई मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करे। समझ में आया तुम्हें? और रही बात इन कपड़ों की, तो ये सारे कपड़े तुम्हारे लिए हैं। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम्हें इन्हें देखकर कुछ फील होता है या नहीं, लेकिन ये कपड़े तुम्हारे लिए हैं तो तुम ही इन्हें पहनोगे। समझ में आया तुम्हें? और अगर तुमने मैं सब जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन बेबी बॉय अपने इस दिमाग को थोड़ा काबू में रखो, क्योंकि तुम इस कंट्री को तो खैर तुम इस शहर को छोड़कर नहीं भाग सकते। तो याद रखना। एंड अभी ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है, तो अपने इस दिमाग को कम दौड़ाओ और चुपचाप तैयार होकर बाहर आ जाओ। ये बोलकर वो वांग जी को छोड़ता है और वहाँ से बस निकल जाता है। वांग जी भी घूर कर उस वेंग की तरफ देख रहा था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, ये मॉन्स्टर, ये बेवकूफ़ बेवकूफ़ अल्फ़ा, ये खुद को समझता क्या है? मुझे बांध कर रखेगा। आज तक इस लेन वांग जी को कोई बांध कर नहीं रख पाया। मैं भी देखता हूँ कि ये अंकल मुझे कैसे बांध कर रखता है। 33 साल का ओल्ड बूढ़ा कहेगा मुझे मुझे ये ऐसे टच कैसे कर सकता है? ओहो, एक बार मैं अपने घर चला जाऊँ तो फिर मैं उसे बताता हूँ। वैसे मेरे घर पे मेरा मिर्ची पाउडर पड़ा है, अगर ये मुझे टच करने की कोशिश करेगा ना तो उसकी आंखों में झोंक दूंगा। फिर मैं देखता हूँ कि ये कैसे मेरे पास आता है। यही सोचकर भांग जी बिल्कुल किसी एंग्री किटन की तरह अपने कपड़े उठाता है और बाथरूम में चला जाता है। और लगभग आधे घंटे बाद वो तैयार होकर बाहर आता है। वांग जी ने पहले वाइट शर्ट एंड पैंट्स उठाए थे, लेकिन फिर वांग जी ने बाहर का वेदर देखा, जहाँ पर कल रात बहुत बुरी तरीके से बारिश हुई थी। तो अभी माहौल ठंड का था, अभी विंटर्स चल रहे थे, उसमें बारिश हुई थी तो ठंड लग रही थी। तो वांग जी शर्ट में बाहर नहीं जा सकता था, और जो विंग ने कह दिया है कि कपड़े उसके हैं तो वांग जी क्यों नहीं इनका फ़ायदा उठाए। यही सोचकर वांग जी ने वार्डरोब फिर से ओपन किया और उसमें देखा कि उसे कुछ सर्दी के कपड़े मिलते हैं क्या। उसमें वांग जी को एक ब्यूटीफुल एक स्काई ब्लू कलर का, नेवी ब्लू कलर का एक स्वेटर मिला, जो कि वांग जी की एक साइज़ बड़ा था, लेकिन फिर भी वो बेगी सा लग रहा था। तो वो बहुत क्यूट लग रहा था वांग जी को। तो वांग जी ने उन्हें भी पहना, अपने बाल बनाए और बाहर आ चुका था। जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि विंग खिड़की के पास खड़ा होकर शायद किसी से बात कर रहा है। जैसे वांग जी ने जब उसे देखा तो वांग जी ने बस अपना मुँह बनाया और उसने बड़वाते हुए कहा, ते बूढ़ा अंकल कहीं का, तो पता नहीं इसने मुझसे शादी की। यही सोचकर वो घूमता है और फिर से बाहर जाने लगता है। तभी उसे फिर से एक डीप वॉइस सुनाई देती है, कहाँ जा रहे हो तुम? ये सुनकर वांग जी अपनी आंखें बंद करता है, जैसे वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। उसके बाद वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, मैं स्विमिंग करने जा रहा था, क्या तुम चलोगे मेरे साथ? ये सुनकर विंग की आईब्रोज उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम इतने अच्छे कपड़े पहनकर स्विमिंग करने जा रहे हो? इस पर वांग जी ने फिर से अपनी आंखें बंद की और फिर आंखें खोलकर विंग की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं अभी तुमने मुझे क्या कहा कि ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है, तो ये कपड़े पहनकर मैं ब्रेकफास्ट करने ही जाऊँगा ना, स्विमिंग करने तो नहीं जाने वाला। ये बात तुम्हें सोचनी चाहिए थी, बेवकूफ़ अल्फा कहीं का। ये बोलकर वांग जी रूम का डोर ओपन करता है, बिना विंग का इंतजार करे हुए वहाँ से चला जाता है। वही विंग अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। उसने खुद की तरफ भी देखते हुए कहा, बेवकूफ़ अल्फा, इस इंसान की हिम्मत कैसे हुई? ये मुझसे किस तरह से बात करता है? आज से पहले किसी ने मुझसे इस तरह से बात नहीं की, और ये मुझसे ठीक से बात तक नहीं करता। तो और मैं क्या करूँ इस ओमेगा का? सच में ओमेगाओं से शादी करना इतना मुश्किल होता है, या फिर उन्हें रखना इतना मुश्किल होता है? हाँ,
विंग शांत हो जाओ, अभी तुम्हें बहुत कुछ डील करना है, अभी तो इसकी फैमिली के साथ डील करना है। यही सोचकर विंग आंखें बंद करके तो शांत करता है, फिर वो ब्रेकफास्ट करने के लिए चला जाता है। जब वो नीचे पहुंचा तो वांगची ऑलरेडी ही वहाँ पर बैठा हुआ था, जो और वो ब्रेकफास्ट कर रहा था। वहाँ एंड ब्रेकफास्ट की टेबल जो लगी हुई थी उस पर इतनी डिशेस रखी हुई थी जितनी वांग जी ने आज तक अपने घर में नहीं बनाई होगी। ब्रेकफास्ट में इतनी डिशेस रखी हुई थी। वांग जी ने जब ये देखा तो उसकी आंखें जिससे अपने सॉकेट से बाहर निकलने वाली थी, क्योंकि वहाँ पर हर तरीके का ब्रेकफास्ट रखा हुआ था। और ये देखकर तो मैडम मिसेस लेम जो वहाँ पर खड़ी हुई थी, वांग जी ने मिसेस लेम की तरफ देखते हुए कहा, क्या ये पूरा जिला ही यहाँ पर आकर खाना खाने वाला है? ये सुनकर मिसेस लेम कंफ्यूज होकर उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी यंग मास्टर, आपने क्या कहा? मुझे समझ नहीं आया। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तो ये कितना सारा खाना है कि यहाँ का पूरा जिला आकर यहाँ पर खाना खाने वाला है? ब्रेकफास्ट में इतना सब कौन बनाता है? ये सुनकर मिसेस लेम ने कहा, मास्टर ने ऑर्डर दिया था कि वो ब्रेकफास्ट ग्रैंड ही चाहते हैं, तो इसीलिए हमने बस बना दिया। ये सुनकर वांग जी ने कहा, हाँ तुम्हारा मास्टर बनाएगा क्यों नहीं? उसके पास खाने और सोने के अलावा और काम भी क्या है? लोगों को डराना आता है उसे, बस पैसे हैं तो पैसों को फालतू बर्बाद करो, और इतना खाना बनाकर इतना वो खा थोड़ी लेगा। वो कोई वो कुंभकर्ण थोड़ी है जो इतना सारा खाना खाएगा। पता नहीं ये अमीर लोगों के दिमाग में क्या चलता रहता है, बिना मतलब इतना खाना बर्बाद करता है, और हम जैसे लोगों को तो दोनों टाइम का खाना भी सोच कर बनाना पड़ता है। ये बोलकर वांग जी बस उतना ही खाना लेता है जितना उसको खाना चाहिए था, या फिर जितना उसको आज पूरा दिन चलने के लिए चाहिए, और वो भी अलग अलग तरह की डिशेज रखी हुई थी। वांग जी ने उतना नहीं लिया, क्योंकि जिन डिशेज को जानता है वांग जी ने उन्हीं में से उठाया और वो उन्हीं में से खाने लगा। विंग जब नीचे आया और वो अपने चेयर पर बैठा तो उसने देखा कि वांग जी सिर्फ बहुत कम खाना खा रहा है, वो भी वो कुछ चुनिंदा डिशेज में से। वांग ने जब विंग ने जब ये देखा तो उसने कहा, तुम और कुछ नहीं खा रहे हो क्या? तुम्हें ये सब पसंद नहीं है? इस पर विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, ये तुम जैसे अमीर लोगों को पसंद होता है, मुझे ये सब नहीं खाना, और वैसे भी मैं कोई भी एहसान तुम पर नहीं रखना चाहता। मैं तुम्हारे जो कपड़े पहने हैं और तुम्हारा जो खाना खाया है उसका तुम हिसाब ले सकते हो, और एक दिन मेरे घर आकर खाना खा सकते हो। वांग जी इससे पहले कि कुछ आगे बोल पाता, विंग ने अपने हाथ को ज़ोर से टेबल पर पटका। वहाँ पर जो चम्मच रखी हुई थी उससे वो चम्मच ने आवाज़ की, और ये देखकर वांग जी फ्लिंच कर गया। विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, अभी यहाँ से लेकर घर जाने तक मुझे तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं चाहिए। समझ में आया तुम्हें? नहीं तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। तो अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप खाना खाओ। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा, फिर वो नीचे देखने लगा। उसके फेस पर एक प्यारा सा पाउट था। ये चीज़ विंग नहीं देख सकता था, क्योंकि वांग जी ने अपनी नजर नीचे झुका ली थी। वांग जी अभी भी बड़बड़ा रहा था। ये सुनकर विंग ने कहा, मैं सीरियस हूँ। और विंग ने जैसे ये कहा, वांग जी बस चुप हो गया और वो ब्रेकफास्ट करने लगा। थोड़ी देर बाद वांग जी का ब्रेकफास्ट खत्म हो गया तो तुरंत टेबल से खड़ा हुआ और उस घर के बाहर भाग गया। और वहाँ पर ऑलरेडी ड्राइवर खड़ा हुआ था। जैसे उसने वांग जी को देखा उसने डोर ओपन कर दिया, लेकिन तभी उसे विंग के डार्क और एंग्री फेरोमोन्स वांग जी के पीछे से महसूस हुए। तो उसने विंग की तरफ देखा, जिसने अपनी आंखों से ही जैसे ड्राइवर को बोल दिया हो कि तुम्हें खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मेरा ओमेगा है तो उसके लिए डोर मैं ओपन करूँगा। ये ड्राइवर ऑलरेडी समझ गया था, तो उसने डोर ओपन नहीं किया और वो बस एक तरफ हट गया। ये देखकर वांग जी ने कन्फ्यूजन में ड्राइवर की तरफ देखा, लेकिन तभी विंग आ गया और उसने वांग जी के लिए डोर ओपन किया। ये देखकर वांग जी ने बस आंखें रोल के और तुरंत गाड़ी में जाकर बैठ चुका था। फिर उसके बाद विंग दूसरी ओर जाकर गाड़ी में बैठा, जिसका दरवाज़ा ड्राइवर ने खोला था। एंड यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी। जब विंग रात को आया था तो वो तो 1 घंटे में आ गया था, क्योंकि उसकी गाड़ी फुल स्पीड में चल रही थी, ऊपर से कोई ट्रैफिक नहीं था। लेकिन जब वो गए तो उन्हें यहाँ से जाने में लगभग 2 घंटे लग चुके थे, और वांग जी को नींद ही आने लगी थी उस गाड़ी में बैठते हुए, क्योंकि जैसा कि विंग ने कहा था उसे कुछ बोलना तो था ही नहीं, और वो इस खड़ूस अंकल से बोलेगा भी क्या, तो इसलिए चुपचाप बैठा हुआ था। उसके पास उसका फ़ोन भी नहीं था, तो वो बोर ही हो रहा था, तो इसलिए उसे नींद भी आ रही थी, तो वो बार बार यौन कर रहा था। और उसे देखकर विंग को भी यौन करना चाहता था, लेकिन वो वांग जी के सामने अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कितनी मुश्किल से वो कंट्रोल कर रहा था और खुद को अपने टेबलेट में बस बिजी रख रहा था। वो खुद ही जानता है। लगभग 2 घंटे के बाद वो फाइनली अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुके थे। जैसे ही गाड़ी रुकी, वांग जी ने तुरंत डोर ओपन किया और वो बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही वो बाहर गए, ये घर उनका नहीं था, बल्कि ये तो वी मेंशन था।
विंग ये उसे यहाँ पर क्यों लेकर आया है? इसका मतलब विंग ने उससे झूठ बोला है। विंग तो उसे उसके भाई से मिलवाना चाहता था ना, तो फिर वो उसे यहाँ पर क्यों लेकर आया है? यही सोचकर वांग जी के मुट्ठियाँ बिज रही थी कि विंग ने इतना सब कुछ बस उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए किया, ताकि वो खाना खा ले और विंग जो कहे वो कर सके। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए जब विंग उतर कर आया तो वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, तुम अल्फा हो तो तुम कुछ भी करोगे, तुम्हारे पास पैसा है तो तुम कुछ भी करोगे, तुम झूठ भी बोलोगे। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मेरा भाई यहाँ पर है, और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? मेरा भाई मेरे घर में होगा तो तुम मुझे हमारे घर पर क्यों नहीं लेकर गए? तुम मुझे यहाँ पर तुम्हारे घर पर क्यों लेकर आए हो? मुझे लगा था कि तुम सिर्फ धोखा देना जानते हो, लेकिन तुम झूठ भी बोलते हो। ये मुझे नहीं पता था। मुझे अभी के अपने घर जाना है और अब की बार मुझे तुम्हारी कार की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपने घर जा सकता हूँ। ये बोलकर वांग जी जाने वाला था, लेकिन तभी विंग ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने क्लोज किया और उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, तुम तुम क्या खाकर पैदा हुए थे? क्या तुम ट्रेन खाकर पैदा हुए थे? तुम इतना कैसे बोल लेते हो? और दूसरों को तो बोलने का मौका ही नहीं देते, बस चपर 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 बोलते रहते हो। तुम्हारा भाई थकता नहीं है तुम्हारे चपर चपर सुनते हुए? ये सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी हो गई। वो बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुँह से बस इसकी आवाज़ आ रही थी, क्योंकि विंग ने उसके फेस पर हाथ रख रखा था। विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे भाई का यूज़ कर मैंने तुमसे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था, तो मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं था। मैंने अपने भाई को तुम्हारे भाई को कॉलेज लेने के लिए भेजा था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर तुम यहाँ पर नहीं होगे, तुम उसके पास नहीं जाओगे, तो वो बहुत सारे सवाल पूछेगा और तुम्हें ढूंढने के लिए भी जा सकता है। तो इसीलिए मैंने अपने भाई को उसे लेने के लिए भेजा था, और कल से वो हमारे ही मेंशन में है। तो अपनी ये चपर चपर बंद करो। ये सुनकर वांग जी शांत हो गया। जब उसने सुना कि उसका भाई यहीं पर ही है, जब विंग ने देखा कि वांग जी शांत हो गए हैं, तो उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब चुप रहो। ये बोलकर उसने अपने हाथ को हटा दिया और वांग जी ने विंग की तरफ गुस्से से देखा, लेकिन विंग को वांग जी बस किसी एंग्री किटन की तरह लग रहा था। वांग जी जब आगे गया तो विंग के फेस पर एक अचानक ही या फिर अनजाने में एक स्माइल आ गई और उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, बेवकूफ़ कहीं का। ये बोलकर वो उसके पीछे चलने लगा। वांग जी से अंदर गया तो वहाँ का जो बटलर थे मिस्टर लेन, तो वांग जी जो है वो यहाँ पर आता रहता है, तो वो इनको जानता है। जब वहाँ पर गया तो उसने मिस्टर लेन की तरह देखते हुए कहा, अंकल क्या यहाँ पर कोई ओमेगा आया है आपके यंग मास्टर के साथ? क्या वो यहीं पर है? वो कहाँ पर है? ये सुनकर उस उस बटलर ने कहा, मिस्टर लेन, हाँ कल एक ओमेगा यंग मास्टर के साथ आया था और अभी वो शायद गेस्ट रूम में है, वो भी तो उठे नहीं हैं। ये सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी हो गई। उसने मिस्टर लेन की तरफ देखते हुए कहा, सुबह के 10 बज रहे हैं, मेरे घर इतने लेट तक कभी नहीं सोते, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? यही सोचकर वांग जी गेस्ट रूम की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो गेस्ट रूम के सामने गया, विंग भी उसके पीछे पीछे ही जा रहा था, क्योंकि वो जानता है कि अगर वांग जी ने कुछ भी बक दिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। तो उसे वांग जी के हर सेंटेंस पर वांग जी की हर बात का जवाब उसके साथ रखना है और उसे वांग जी के साथ रहना है। यही सोचकर वो भी वांग जी के पीछे पीछे ही जा रहा था। जब वांग जी गेस्ट रूम के बाहर पहुंचा तो उसने बिना किसी नॉक के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के कि वो अंदर जा रहा है, उसने तुरंत डोर ओपन कर दिया। लेकिन जैसे ही डोर ओपन किया और सामने का जो नज़ारा उसने देखा, ये देखकर उसका पूरा फेस रेड हो चुका था, उसके ईयर्स पिंक हो चुके थे, चीक्स एंड उसका जो गला था वो भी रेड हो चुका था। और ये देखकर उसने तुरंत एक 30 की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद कर दिया। और विंग जो वांग जी के पीछे जा रहा था, जब वांग जी अचानक घुमा तो वो विंग के चेस्ट से टकराया और अपने सिर को मन लगा। उसने सामने अपनी आंखों को, उसकी आंखें बंद थी क्योंकि उसके बहुत बुरी तरीके से सिर में चोट लगी थी। उसने अपने बंद आंखों के साथ ही सामने देखते हुए कहा, ये बीच में पिलर किसने खड़ा कर दिया? जब मैं अभी आया था तब तो ये पिलर नहीं था, इतनी जल्दी यहाँ पर किसने ये पिलर खड़ा कर दिया? यही सोचकर उसने अपनी आंखें खोली और सामने विंग को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। विंग ने जब वांग जी को ऐसे देखा तो उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, तो तुम तो अंदर गए थे ना, क्या हुआ? और तुम्हारे पूरा फेस रेड क्यों हो रखा है? ये सुनकर वांग जी कुछ कह नहीं पा रहा था। उसने विंग की तरफ देखा और वो 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 क्या तो वो अंदर यही वो बोल रहा था, लेकिन उसे कुछ बोला नहीं जा रहा, साफ साफ वो कुछ नहीं बोल रहा था। ये देखकर विंग ने कहा, अब इतनी देर तो तुम इतना चपड़ चपड़ कर रहे थे बिल्कुल किसी बकरी की तरह, और अब जब मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ तो तुमसे जवाब नहीं लग रहा। यही सोचकर उसने कहा, मैं ही देख लूँगा। यही सोचकर
उसने जैसे ही डोर ओपन किया और सामने का नज़ारा जब उसने देखा तो उसके खुद के पूरे ईयर्स पिंक हो गए। उसने तुरंत फिर से एक थर्ड की आवाज़ के साथ डोर बंद कर दिया। और शायद अब तो अंदर वाले उठ ही गए होंगे, क्योंकि दो बार आवाज़ करते हुए गेट बंद हुआ था। वह विंग का भी पूरा फेस रेड था। वो गुस्से से रेड था या फिर शर्म से लाल था, ये तो वांग जी को ही पता था। वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, पता चल गया कि मैं क्यों नहीं बोल पा रहा था। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, वो तो इन इसमें गलती तुम्हारे भाई की होगी। ये सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी गई। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, गलती तुम्हारे भाई की होगी। मैं उस एंग्री लोटस को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उसने ही मेरे भाई का फ़ायदा उठाया होगा। ये सुनकर विंग ने कहा, वो तभी पता चल ही जाएगा। यही सोचकर उसने अपना फ़ोन निकाला और उसने चेंग के नंबर पर कॉल किया। एक बार के लिए तो किसी ने फ़ोन रिसीव ही नहीं किया, लेकिन विंग ने फिर से कॉल किया और अब के बाद 3 दिन के बाद सामने वाले पर्सन ने फ़ोन रिसीव कर लिया और कहा, हेलो। उसकी आवाज़ बहुत डीप और भारी लग रही थी। विंग ने जब ये आवाज़ सुनी तो उसने कहा, चेंग, कहाँ हो तुम। ये सुनकर चेंग ने कहा, गा, आप कैसे सवाल पूछ रहे हो, ऑफ कोर्स मैं हमारे घर में हूँ। ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ तुम हमारे घर में तो हो, लेकिन तुम किस रूम में हो मुझे बताओगे, क्योंकि मैं अभी तुम्हारे रूम के बाहर ही खड़ा हूँ एंड मुझे तुम्हारे रूम में दिख नहीं रहे हो। क्या तुम इनविजिबल हो गए हो? क्या तुम्हारे पास वो मिस्टर इंडिया वाली घड़ी आ गई है जिससे सिर्फ मैं ही तुम्हें नहीं देख पा रहा हूँ और तुम्हारा रूम तुम्हें देख पा रहा है। ये सुनकर सामने की तरफ थोड़ी देर तक कोई भी जवाब नहीं आया और फिर वांग चेंग ने फिर सेट करते हुए कहा, वो मैं वो क्या क्या है ना, वो मैं घर में ही हूँ, लेकिन मैं तभी विंग ने कहा, हाँ पहले ये एक बकरी कम थी जो तुम भी बकरे बन रहे हो। पर मुझे तुम आधे घंटे में अभी मेरी स्टडी में चाहिए। और हाँ, अकेले मत आना, जो तुम्हारे साथ है उसको भी लेकर आना। और हाँ, फुल्ली ड्रेस्ड होकर आना, क्योंकि मैं अपने घर में कोई भी वल्गैरिटी नहीं चाहता। ये बोलकर विंग ने फ़ोन कट कर दिया था एंड वांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोला, ये ये वल्गैरिटी क्या होती है? तुम प्यार से तो नहीं बोल सकते क्या? तुम शब्दों को भी ठीक से नहीं बोल सकते और तुमने बकरी किसे कहा? हाँ, तुम मुझे बकरी कैसे कह सकते हो? तुम ओल्ड गोट। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तुमने मुझे क्या कहा? इस पर वांग जी ने कहा, हाँ तुम ओल्ड हो 33 साल के ओल्ड मैन हो तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे बकरी बोलने की? ये सुनकर विंग ने कहा, क्योंकि तुम हो, जब देखो जब चपर 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 करते रहते हो, और चुपचाप मेरे साथ चलो। ये बोलकर वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे एक स्टडी की तरफ ले जाने लगता है। और अब लगभग आधे घंटे के बाद चेंग, वांग जी और शिचन एक लाइन में खड़े हुए थे एंड विंग अपनी ऑफिस चेयर पर बैठा हुआ था, और वो रूम पूरा साइलेंस था। उसमें पिन ड्रॉप साइलेंस था और चारों जो सांस ले रहे थे उसकी आवाज़ तक वहाँ पर सुनाई दे रही थी। तभी विंग ने चेंग की तरफ देखते हुए कहा, चेंग, तुम मुझे समझाओगे कि अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे रूम में क्या चल रहा था? ये सुनकर चेंग ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, वो गा, मैं और शिचेन हम। तभी विंग ने कहा, चेंग, मेरे पास पूरा दिन नहीं है, तो जो भी कुछ कहना है वो जल्दी कहो। ये सुनकर चेंग ने अपनी आंखें बंद की और कहा, गा, मैं और शिचेन एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम पिछले 2 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और हम दोनों के बीच वो सब हो चुका है। चेंग ने इतने लंबा बोलकर सांस ली, लेकिन वहाँ पर जो तीनों लोग खड़े हुए थे उनको किसी में से कुछ भी समझ में नहीं आया। चेंग मतलब शिचेन और वांग जी जो थे वो भी चेंग की तरफ वैसे देख रहे थे जैसे चेंग ने साइंस का कोई फॉर्मूला बोला हो। वही विंग भी चेंग को ऐसे ही देख रहा था। विंग ने चेंग की तरफ देखते हुए कहा, अभी जो तुमने ये सब कहा ना, जो तुमने ये 2x की स्पीड से कहा है, उसे मुझे नॉर्मल स्पीड के साथ दोबारा कहो। ये सुनकर चेंग ने फिर से गहरी सांस ली और विंग की तरफ देखते हुए कहा, गा, मैं और शिचेन एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम दोनों पिछले 2 साल से डेट कर रहे हैं एंड हाँ, हम दोनों वो सब कर चुके हैं जो कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा है एंड मैं शिचेन से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर विंग ने चेंग की तरफ देखा। उसका फेस ब्लैंक था। उसके फेस पर क्या था ये कोई नहीं देख पा रहा था, लेकिन तभी उन्हें एक बहुत तेज आवाज़ सुनाई देती है, क्या तुम तुम दोनों डेट कर रहे हो? लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आपने मुझे कभी इस बात का पता क्यों नहीं चलने दिया और मुझे क्यों पता नहीं चला?
था, मुझे लगा था कि तुम दोनों एक दूसरे को बैरली ही जानते हो, तुम दोनों एक दूसरे को ठीक से जानते तक नहीं हो। यह सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि पता है दिमाग वाले को चलता है, और तुम में मुझे नहीं लगता कि कुछ दिमाग है। यह सुनकर वांग जी ने घूर कर विंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम चुप रहो, मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ। ये बोलकर वो शीशे की तरफ घूम गया और शीशे की तरफ देखते हुए कहा, गा पर, पर पिछली बार जब चेंग हमारे घर पर आया था तो आप दोनों तो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे आप दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं हो, और आप पिछले 2 साल से डेट कर रहे हो। ये सुनकर वांग जी शीचेन के पूरे ईयर्स पिंच थे, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे वांग जी को क्या जवाब देना चाहिए। तभी उसने कहा, वो वांग जी 2 साल पहले मैं तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारा लंच देने गया था। एक बार तुम लंच भूल गए थे तो मैं तुम्हें लंच देने गया था, और तभी मैं तुम्हारे दोस्त वी चेंग से मिला था। उसके बाद से हम दोनों में दोस्ती हुई और हम दोनों ने एक दूसरे से बात करना शुरू किया, और वो दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और हम पिछले 2 साल से डेट कर रहे हैं। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तो उस दिन जो हमारे घर में हुआ था वो सिर्फ मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए था, मतलब चेंग ने आपको हक किया, उसके बाद चेंग ने आपसे माफ़ी मांगी, ये ये सब प्लानिंग थी। ये सुनकर चेंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, मैं उस दिन शिचेन से ही मिलने आया था, और मुझे पता था कि दरवाजे पर शिचेन ही है, इसीलिए मैंने उसे हक किया था। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं शिचेन अभी नहीं चाहता था कि हमारे रिश्ते का जो सच है वो तुम्हें पता चले, तो इसीलिए मैंने सॉरी बोलने का नाटक किया और वहाँ पर ऐसे दिखाया कि हम दोनों एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हैं। यह सुनकर वांग जी के पास कोई शब्द नहीं थे। उसके ही बेस्ट फ्रेंड को डेट कर रहे हैं, नहीं उसे इस चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है, ना ही वो कुछ ऐसा ब्रदर है कि उसे शिचेन से नफरत है कि उसने उसे बताया नहीं। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, जिस तरह से विंग उन दोनों भाइयों को देखता है, ये लेकर तो वांग जी कभी भी अपने भाई को इस फैमिली में कभी नहीं आने देगा, क्योंकि वो चेंग को जानता है कि चेंग तो एक अच्छा पर्सन है, चेंग उन लोगों को अच्छा मानता है और चेंग उनके बारे में जानता भी है। लेकिन विंग जिसने हमेशा उन्हें बस गोल्ड डिगर की तरह देखा है, जिसे हमेशा लगता है कि वो और उसका भाई बस वी फैमिली में आने के बहाने ढूंढते हैं, और जब अब उन्हें ये पता चलेगा कि शिचेन और चेंग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो विंग को तो यही लग रहा होगा ना कि शिचेन ने चेंग को फंसाया है, और वांग जी ये सब नहीं चाहता। इसलिए उसने शिचेन की तरफ देखते हुए कहा, गा मैं जानता हूँ कि आप इस चेंग से इस एंग्री लोटस से प्यार करते होंगे, मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ये बात भी अच्छी तरह से जानते हो कि हम इन लोगों के काबिल नहीं हैं। हमारा आसमान अलग है, हमारी दुनिया अलग है और इनकी दुनिया अलग है। हम इनकी दुनिया में कभी फिट नहीं बैठ पाएंगे, और हम यहाँ पर नहीं रह सकते। हम यहाँ के लिए नहीं बने हैं गा। मैं जानता हूँ कि आपको हर्ट होगा, लेकिन हम यहाँ नहीं रह सकते। हम अभी हमारे घर वापस चले जाएंगे। और चेंग ये बोलकर उसने चेंग की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझसे दोस्ती रखी, मैं जैसे एक मिडिल क्लास पर्सन से दोस्ती रखी, बिना ये सोचे हुए कि मैं कोई गोल्ड डिगर हो सकता हूँ या फिर मैं तुम्हारे पैसों के लिए हूँ। इसके लिए मैं तुम्हारा ग्रेटफुल रहूँगा अपनी लाइफ टाइम। लेकिन ये सही नहीं है। मैं अपने भाई को एक ऐसी जगह नहीं भेज सकता जहाँ के लोग हमें पसंद नहीं करते, और ना ही मैं एक ऐसे पर्सन के पास मेरे भाई को एक ऐसी फैमिली में भेज सकता हूँ जो हमारे लायक नहीं है। मेरे बहुत ज़्यादा भोले हैं, उन्हें इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं अपने भाई को यहाँ नहीं भेजने वाला, और उसके लिए आई एम सॉरी। तुम मेरे भाई को बोल सकते हो वैसे, और तुम्हारे भाई जिससे तुम्हारी शादी कराएं तुम उससे कर सकते हो, लेकिन मैं अपने भाई को इस दलदल में नहीं फंसने दूंगा। ये बोलकर वो वांग जी का हाथ शिचेन का हाथ पकड़ता है और वहाँ से बाहर जाने ही लगता है। लेकिन तभी उन लोगों को तीनों को एक डीप वॉइस सुनाई देती है, तुम तीनों का हो गया हो तो मेरी बात सुनोगे, और तुम इतने बड़े कब से हो गए कि तुम इन दोनों को समझा रहे हो। मेरी बात सुनो, समझ में आया तुम्हें, और तुम चुपचाप यहाँ पर खड़े रहोगे। ये बोलकर उसने वांग जी की तरफ घूर कर देखा। तभी वांग जी ने कहा,
ये मेरे भाई का मैटर है तो तुम्हें इसमें बीच में बोलने की, ये मेरे भाई का भी मैटर है। जब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ इस रिश्ते के बारे में तो तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? चुपचाप खड़े रहो और मुझे इन दोनों से बात करने दो। ये सुनकर वांग जी ने घूर कर वेइंग की तरफ देखा, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वेइंग ने चेंग की तरफ देखते हुए कहा, चेंग, तुम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारी शादी बचपन में ही फिक्स हो चुकी थी। तुम्हारी शादी वेंचिंग से फिक्स हो चुकी थी, तो तुम बिना सोचे समझे लेनचेन से कैसे प्यार कर सकते हो? तुम इसे झूठी होप कैसे दे सकते हो कि तुम इससे प्यार करोगे? और तुम दोनों ने प्यार, बहुत दूर की बात है, तुम दोनों ने अपनी लाइफ का वो नेक्स्ट स्टेप तक ले लिया है। ये सुनकर शिचेन ने चेंग की तरफ देखा। अब ऐसा नहीं था कि शिचेन को पता नहीं था, चेंग ने शिचेन को बता रखा था कि उसकी शादी फिक्स है, लेकिन चेंग ने साथ ही ये भी कहा था कि वो ये शादी नहीं करना चाहता। ये शादी कभी भी उसकी मर्जी थी ही नहीं। वो वेंचिंग को कभी पसंद नहीं करता और ना ही वो उसे इस तरह से देखता है। इसलिए उसने विंग की तरफ भी देखते हुए कहा, मैं हमारे पेरेंट्स की बहुत इज्जत करता हूँ। मैं जानता हूँ कि उन लोगों ने ये शादी फिक्स की थी, लेकिन मैं वेंचिंग से प्यार नहीं करता। और उसने कल जो किया उसके बाद तो मेरे दिल में उसके लिए जो थोड़ी बहुत हमदर्दी थी वो भी अब नहीं रही है। मैं एक ऐसे इंसान से कभी शादी नहीं करूँगा जो इस घर में आने से पहले इस घर को तोड़ना चाहता है, जो ऐसे लोगों को इस घर से बाहर ले जाना चाहता है जो इस घर की फिक्र करते हैं। मैं उस लड़के से कभी शादी नहीं करूँगा एंड मैं शिचेन से प्यार करता हूँ और इसके लिए मैं इस घर को तो क्या, मैं दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं वेंचिंग से शादी नहीं करूँगा। ये सुनकर वीइंग ने चेंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें पता भी है ना कि वन फैमिली के साथ हमारी कितनी बड़ी डील है और ये हमारे पेरेंट्स की आखिरी विश थी, क्या तुम ये भी पूरी नहीं करोगे? ये सुनकर चेंग ने कहा, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये आखिरी विश थी, लेकिन अगर हमारे पेरेंट्स आज जीवित होते, अगर वो यहाँ पर होते तो क्या वो मेरी बात को टालते? क्या वो अपने बेटे की खुशी को मार कर, अपने बेटे की खुशी को नज़रअंदाज करके मेरी शादी वेंचिंग के साथ करवाते? अगर आप मेरी शादी वेंचिंग के साथ करवा भी लोगे तो भी मैं कभी उस शादी में खुश नहीं रहूँगा। ये सुनकर विंग ने चेंग की तरफ देखा, फिर उसने शिचेन की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम सच में इससे प्यार करते हो या फिर ये सब बस? तभी वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम अपनी ये बंद रखोगे? तुम मुझसे जिस तरह से बात करते हो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन अगर तुमने मेरे घर से इस तरह से बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और वो इतनी देर तक जो बैठा हुआ था वो खड़ा हो गया और उसने उन तीनों की तरफ देखा और कहा, तो ठीक है, वैसे भी एक रिश्ता यहाँ पर पहले ही जुड़ चुका है। चेंग और शिचेन, अगर तुम दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करते हो तो मैं तुम्हारी शादी करवाने के लिए तैयार हूँ और वन फैमिली से भी मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जितना दिखता हूँ उतना भी बुरा नहीं हूँ। ये सुनकर वांग जी ने घूर कर विंग की तरफ देखा और कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे तुम्हारी दया की ज़रूरत है। हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम लोग आज ही ये घर छोड़ कर जा रहे हैं। ये बोलकर वो वांग जी का शिचेन का हाथ फिर से पकड़ने वाला था, लेकिन तभी विंग वहाँ पर आ गया और उसने वांग जी हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचते हुए कहा, साले साहब, आप अपने अल्फ़ा के साथ थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे क्योंकि मुझे आपके भाई से बात करनी है। मुझे अपने ओमेगा को थोड़ा डिसिप्लिन सिखाना है कि जब बड़े बात कर रहे हों तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो क्या आप बाहर जाओगे? ये सुनकर शिचेन की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि चेंग को तो विंग ने बता दिया था कि ये क्या हुआ था, लेकिन शिचेन बेचारे को तो कुछ पता ही नहीं था। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, साले साहब, मास्टर वी, आप ये क्या बोल रहे हो? साले साहब, और आपका ओमेगा? वांग जी ये क्या बोल रहा है? ये सुनकर वांग जी ने शिचेन की तरफ देखते हुए कहा, मेरे साथ धोखा हुआ है। इस इंसान ने मेरे साथ धोखा किया है, इसने धोखे से मेरे साथ। लेकिन इससे आगे कि वांग जी कुछ कह पाता, विंग ने शिचेन की तरफ देखते हुए कहा, वो क्या है ना साले साहब, जैसा कि तुम दोनों एक दूसरे को पिछले 2 साल से डेट कर रहे हो, तो वैसे ही हम दोनों भी पिछले 1 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। मैं भी आपके भाई को पसंद करता हूँ और ये भी मुझसे बहुत प्यार करता है कि मेरे बिना रह ही नहीं सकता। अब आप तो जानते हो कि एक ओमेगा की बहुत सारी विशेष होती हैं, तो मेरा ओमेगा भी चाहता था कि हम दोनों की एक ग्रैंड वेडिंग हो, लेकिन आप तो जानते हो कि इस वक्त जो है हमारी कंपनी में बहुत कुछ चल रहा है, तो मैं अभी भी कोई ग्रैंड वेडिंग नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि मैं
खर्चा करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं खर्चा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी मैं वांग जी को दुनिया के सामने नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं कुछ काम कर रहा हूँ और अगर उस बीच में दुनिया को पता चला कि मेरा एक ओमेगा है तो वो वांग जी को टारगेट करेंगे, और मैं अपने ओमेगा की लाइफ को खतरे में नहीं डालना चाहता। इसलिए हम दोनों ने बस कोर्ट मैरिज की है, तो इसीलिए मेरे ओमेगा को ये प्रॉब्लम है। उसे लगता है कि मैंने उसे धोखा दिया है। मैंने उससे कहा था, मैंने उससे वादा किया था कि मैं एक बहुत ही आलीशान शादियाँ हम दोनों की करवाऊँगा, लेकिन अभी मैंने बस कोर्ट मैरिज की है। यहाँ पर कोई भी, आपको तो पता ही है कि कोर्ट मैरिज में कुछ भी नहीं होता, बस एक साइन होता है। तो इसीलिए इसका कहने का मतलब ये है कि इसका धोखे का मतलब ये है कि मैंने धोखे से इससे अभी फ़िलहाल के लिए शादी कर ली है। ये सुनकर वांग शीचन ने कहा, आप दोनों ने शादी भी कर ली और आप दोनों ही पिछले 1 साल से डेट कर रहे थे। ये सुनकर विंग ने बस नोट किया और वांग जी कुछ बोलना चाहता, लेकिन विंग ने उसकी वेस्ट को टाइटली होल्ड कर रखा था और जैसे उसे स्क्वीज़ कर रहा था, जैसे उसे मना करने की कोशिश कर रहा हो कि अगर एक शब्द तुमने और बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यही सोचकर वांग जी शांत था। तभी उसने कहा, तो आप दोनों थोड़ा बाहर वेट करेंगे, मुझे वांग जी से थोड़ी बात करनी है, उसे यहाँ पर रहने के लिए मनाना है। मैं जानता हूँ कि वो नाराज़ हैं, लेकिन एक ओमेगा अपने अल्फा से कब तक ही नाराज़ रह सकता है, तो मैं बस उसे मनाना चाहता हूँ। तो थोड़ी देर के लिए आप बाहर वेट करिए, फिर हम सब बैठकर साथ में लंच करेंगे। उसे लंच का टाइम होने वाला है। ये सुनकर वांग चैंग ने नोट किया, क्योंकि वो जानता है कि ये शादी जिस तरह से हुई उतना तो उसमें वांग जी खुश हैं और विंग का उसे नहीं पता, लेकिन वांग जी के फेस को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो शादी में खुश हैं। इसलिए उसने चिन का हाथ पकड़ा और उसे बाहर की तरफ ले गया। जैसे ही ऑफिस का डोर बंद हुआ, विंग ने, जिसने वांग जी की वेस्ट में अपना हार्ट ऑलरेडी डाल रखा था, उसने उसे वांग जी को एक स्विफ्ट मोशन के साथ घुमाया और उसे अपनी टेबल पर पिन कर दिया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ पेशेंस से काम ले रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ प्यार से बात कर रहा हूँ, तुम्हें कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि तुम जो तुम्हारे मन में आएगा तुम वो करोगे। हाँ, तुमने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा? तुम अपने भाई को यहाँ से दूर ले जाना चाहते थे, ये जानने के बावजूद कि चेंग और शिशन एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम करना क्या चाहते थे? हाँ, तुम खुद को समझने क्या लगे हो? मुझे तुम्हें हर्ट करने पर मजबूर मत करो वांग जी। मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दो। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ जो तुम्हारी बातों पर मैं यकीन कर लूँगा? और तुम इतना सब कुछ मेरे साथ करने के बाद तुम बोल भी कैसे सकते हो कि तुमने मुझे हर्ट नहीं किया है, तुमने मुझे कुछ करने के लिए मजबूर नहीं किया है? तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें अपनी बातों को बोलने से पहले दिमाग में सोचना चाहिए? तुमने उस कॉन्ट्रैक्ट पर मुझसे शाइन मजबूरी में लिए थे, मेरा भाई का तुमने उसमें फ़ायदा उठाया था, और अभी तुमने तुम चाहते क्या हो? शुरू में जब मैं यहाँ पर आता था तो तुम कहते थे कि मैं इस घर में सिर्फ पैसों के लिए आता हूँ। तुम मुझे और भी बहुत सारी हर्टफुल बातें कहते थे। तब मैं समझता था कि तुम एक कोल्ड पर्सन हो, तुम पत्थर दिल हो, तुम्हें तुम्हें किसी की फीलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कितना ही हर्ट हो रहा है। लेकिन अब जब तुम्हारे भाई की फीलिंग्स की बात आ रही है तो तुम्हें हर्ट हो रहा है, और जब मेरी और मेरे भाई की फीलिंग्स की बात आई थी तब तुम्हारा हर्ट कहाँ गया था? तब तुम्हारा दिल पत्थर का हो गया था जब तुमने मेरे भाई का नाम लेकर मेरे साथ ज़बरदस्ती ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारे पास पैसा है तो तुम कुछ भी करोगे, अगर तुम्हारे पास पावर है तो तुम कुछ भी करोगे। मैं भले ही वीक हूँ, भले ही मेरे पास इतना पैसा नहीं है जितना तुम्हारे पास है, भले ही मेरे पास पावर नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है और मेरी डिग्निटी है। मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं झुकने वाला, और ना ही अपने भाई को तुम्हारे भाई के पैर के जाल में गिरने देने वाला हूँ। वैसे मैं चेंग को जानता हूँ, वो तुमसे तो लाख गुना अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं मेरे भाई को इस घर में तो नहीं छोड़ने वाला। ये सुनकर वींग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तो ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानने वाले तो एक बात याद रखना, अगर तुमने अपने भाई को मेरे भाई से अलग करने की कोशिश की, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ मैं मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत था। ये सुनकर वांग जी ने कहा, अगर ये गलत था, अगर तुम ये जानते हो, तुम मुझे अब जाने क्यों नहीं देना चाहते और मुझे ये रीज़न क्यों नहीं बता देते कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्या किया है? तुम मुझे ये सब क्यों बोल रहे थे कि मैं इस फैमिली में आना चाहता था, मैं तुमसे शादी करना चाहता था? तुम मुझे पूरा सच क्यों नहीं बता सकते? ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तो मैं तुम्हें जितना बता रहा हूँ सिर्फ उतना सुनो।
माना मैंने तुमसे मजबूरी में शादी की थी, लेकिन उसके बाद मैंने तुम्हारे साथ प्यार से बात करने की कोशिश की है, तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश की है। लेकिन अगर तुम प्यार से नहीं समझोगे तो मेरी एक बात सुन लेना। बचपन से ही मैंने चैन को पाला है। मैंने उसे अपने छोटे भाई की नहीं, भाई की तरह नहीं, बल्कि मैंने अपने बेटे की तरह चैन को पाला है। तो एक बात याद रखना, अगर चैन की आंखों में एक भी आंसू आए, क्योंकि मैंने चैन की आंखों में तुम्हारे भाई के लिए प्यार देखा है। वो शीशन के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर तुमने शीशन को उससे दूर करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने एक बार गलती में तुम्हारे लिए शादी की थी, लेकिन अब अगर तुमने अपने भाई को मेरे भाई से दूर करने के लिए कोशिश की तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। तुमने शायद वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा, उसमें जितना अमाउंट है उतने अमाउंट तुम्हारे साथ पीढ़ियों भी कमाए ना तो भी मुझे चुका नहीं सकते। तो अगर मैं ये कहूँ कि तुम मेरे पूरे लाइफ टाइम के ऋणी रहोगे तो भी मैं गलत नहीं कहूँगा। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम और तुम्हारा भाई सेफ रहे, खुश रहे, तो तुम अपने भाई को यहाँ से लेकर नहीं जाओगे और ना ही तुम उन्हें ये बताओगे कि मैंने तुमसे ज़बरदस्ती शादी की है। क्योंकि शादी हमारे भले ही ज़बरदस्ती हुई है, लेकिन शादी हुई है। तुम मेरे लीगल हस्बैंड हो और मैं तुम्हारा लीगल हस्बैंड हूँ। तुम मेरे ओमेगा हो और मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ। एंड रही बात शीचेन और चैन की, और तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि हम तुम्हारे भाई के साथ कुछ भी करेंगे तो तुम अब मुझसे मैरिड हो, तुम भी इसी घर में रहोगे और जल्द ही मैं उन दोनों की भी शादी करवा दूंगा। क्योंकि एक तुम्हारा भाई अपने करियर में सक्सेसफुल है। उसने जो वो करना चाहता था उसने वो किया, और चेंग भी कहीं ना कहीं अपने करियर में सक्सेसफुल हो ही जाएगा, मुझे उस पर इतना भरोसा है। और अगर वो जो करना चाहता है वो नहीं कर पाया तो उसके लिए इतना बड़ा एम्पायर रखा है, वो कुछ ना कुछ कर ही लेगा। तो जल्द ही इन दोनों की मैं शादी करवा दूंगा। लेकिन तब तक अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ में आया तुम्हें? मेरी ये बात याद रखना। ये विंग ने अपनी उसी डीप और डेंजरस आवाज़ में कहा था, और वांग जी को ऐसा लग रहा था जैसे विंग ने ये सब बोलकर उसके पैर में बेड़ियाँ बांध दी हो। उसके मुख पर जैसे अनकॉन्शियसली ही या फिर अनजाने में ही विंग ने उसके मुंह बंद कर दिया हो कि वांग जी ना तो अपने भाई से को लेकर यहाँ से जा सकता है, और ना ही वो कुछ अपने भाई को अपनी शादी के बारे में बता सकता है, ना ही विंग और उसके रिश्ते के बारे में बता सकता है। विंग ने जब ये कहा तो वांग जी की आंखों से आंसू बहने लगे, और विंग जैसे ही वांग जी के वो आंसू देखे, वो जो इतने कोल्डली वांग जी से बात कर रहा था वो थोड़ा सा शांत हुआ। उसने अपने वॉइस को थोड़ा सा सॉफ्ट किया और अपने हाथों से वांग जी के उन आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मैं पहली बार तुम्हारे सामने अपनी गलती मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत था। मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब वो जब हो चुका है तो मैं उसे बदल नहीं सकता। एंड रही बात तुम्हारे भाई को या तुम्हें हर्ट करने की, तो ना तो मैं तुम्हें हर्ट करूँगा और ना ही मैं अपने भाई को तुम्हारे भाई को हर्ट करने दूँगा। तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये रिश्ता बन चुका है तो हमें इसे निभाना होगा। इसीलिए मैं तुमसे बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि शांत रहो। जब तक हम किसी नतीजे पर नहीं जाते तब तक तुम मेरे ओमेगा हो, तो उसी तरह बिहेव करो। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा, क्योंकि वांग जी की आंखों में गुस्सा था। विंग ने उसकी लाइफ पर बात करने के बाद अब विंग ये बोल रहा है कि वो उसका ओमेगा बनकर रहे। ये इंसान ऐसा बोल भी कैसे सकता है? लेकिन वांग जी कुछ कर भी नहीं सकता था। विंग ने वांग जी को वहीं छोड़ दिया और उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा भाई वेट कर रहा होगा और मैं चाहता हूँ कि उसके दिमाग में जितना भी शक है तुम उसे दूर करोगे, क्योंकि अब से तुम दोनों यहीं पर ही रहोगे। जल्द ही तुम्हारे पूरे घर का जितने भी तुम्हारा सामान है उसे यहाँ पर जल्द ही मंगवा दूंगा। यह सुनकर वांग जी ने घूर कर वींग की तरफ देखा, लेकिन वांग जी के उस घूरने से वींग पर क्या कोई फ़र्क पड़ने वाला था? बिल्कुल नहीं, वींग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। तो इसीलिए उसके बाद वींग ने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, तो वाइफी चलिए चले हमारे परिवार के साथ लंच करने। ये बोलकर वो वांग जी के हाथ को पकड़ता है और वहाँ से ले जाने लगता है। वांग जी भी अपने आंसुओं को हार्शली पोंछ लेता है, क्योंकि उस चैन को कोई भी शक नहीं होने देना चाहता।
इसीलिए वो भी निहाशु को हर्ष ही पहुंचता है। उसके बाद वो विंग के साथ बाहर चला जाता है जहाँ पर चेंग और शिशिन लिविंग रूम में थे। जब वो लोग गए तो शिशिन ने वांग जी से सवाल पूछे और वांग जी ने भी जैसा कि विंग ने उसे धमकी दी थी या फिर बताया था उसी हिसाब से उसने शिशिन के सवालों के जवाब दिए और उसे कन्विंस कर दिया हो कि सब कुछ ठीक है, कोई भी गड़बड़ नहीं है। और उसके बाद उसने ये भी झूठ बोला कि हाँ वो पिछले 1 साल से डेट कर रहे हैं। लेकिन चेंग ये सच जानता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक भी बात जानता था कि उसने विंग की आंखों में वांग जी के लिए कुछ तो देखा था, कुछ तो देखा है। अभी जब वांग जी शिचन को लेकर यहाँ से जाने की बात कर रहा था तो वांग चेंग ने विंग की आंखों में वांग जी के लिए देखा था, कुछ तो देखा था। लेकिन चेंग अभी उस चीज़ को नाम नहीं देना चाहता या फिर नहीं दे पा रहा है कि आखिर वो क्या था। लेकिन उसने जो देखा था वो बस प्रे करता है कि वही सच हो और उसका भाई वांग जी को उसी तरह से देखने लगे जैसा वो शिचिन को देखता है, क्योंकि उसके भाई के लिए वांग जी से अच्छा पार्टनर हो नहीं सकता जो उसके भाई को चुप करा सकता है। वो खुश भी था क्योंकि उसकी फैमिली अब पूरी हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस चीज़ की भी टेंशन थी कि अभी उन्हें वन फैमिली से डील करनी होगी। और सब वो जानता है कि उसका भाई उसे इस चीज़ में नहीं पड़ने देगा, वो खुद ही वन फैमिली से डील कर लेगा। वो चेंग बहुत अच्छी तरह से जानता है कि वन फैमिली कितनी बड़ी फैमिली है। लिटरली वी फैमिली पूरी वर्ल्ड की नंबर 1 रिचेस्ट फैमिली है, तो वेन फैमिली भी उतनी ही रिच है। वेन फैमिली का भी जो बिजनेस है, जो उनका बिजनेस है वो भी बहुत ही सालों से चल रहा है, तो इसीलिए और ऊपर से वो ओल्ड फ्रेंड्स भी हैं। तो चेंग को थोड़ी सी टेंशन भी हो रही थी, लेकिन विंग के फेस पर कोई टेंशन नहीं थी। उसके बाद जैसा कि विंग ने कहा था वो लोग लंच करने लगे थे और उसके बाद वांग जी और शिचेन तो अपने एक दूसरे से बातें करने के लिए चले गए थे। एंड वहीं चेंग विंग के पास आया, उसने विंग की तरफ देखा और कहा, गा आप वन फैमिली से कब बात करने वाले हो? आप जब भी बात करोगे तो मैं आपके साथ चलूँगा, क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ है। आपको आपको ये शादी कैंसिल करनी होगी और मैं जानता हूँ पहली बार आपका सिर झुकेगा, लेकिन इसलिए मैं आपके साथ चलना चाहूँगा। ये सुनकर विंग ने चेंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इतने सालों से सबको संभालता आया हूँ और मैं संभाल लूँगा। तुम तो अपने मेगा के साथ अपना टाइम बिताओ और अपने करियर पर ध्यान दो। यह सुनकर चेंग ने नोट किया और कहा, हाँ वो तो ठीक है, मैंने तो ऑडिशन दे ही दिया है और वो डायरेक्टर का कॉल भी आ जाएगा अगर मैं सिलेक्ट हो गया तो। लेकिन वांग जी का क्या गया, उसकी आपने अनजाने में ही सही, लेकिन उसका बहुत बड़ा एक चांस आपने उसका गवा दिया है, अब उसका क्या? ये सुनकर विंग ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया। लगभग 2 से 3 दिन हो चुके थे जब शिचेन और वांग जी वहाँ पर रह रहे थे। एंड वेंचिंग ने जो ये सब कुछ किया था उसके बाद वो विंग के सामने नहीं आना चाहती थी, क्योंकि वो सब करने के बाद जब वो वापस एक बार मेंशन में आई थी तो चेंग वहीं पर था और वो वेंचिंग को बहुत बुरी तरीके से चिल्लाया था। उसने कहा था कि वेंचिंग ऐसा कैसे कर सकती है, मतलब जो भी उसने किया था उसका पर्दाफाश चेंग ने कर दिया था। तो इसी वजह से वेंचिंग यहाँ पर नहीं आना चाह रही थी, लेकिन विंग को जो थे वो फैमिली के फ़ोन आ रहे थे कि आखिर वो कब तक इंतज़ार करेंगे, वेंचिंग और चेंग की शादी में इतना डिले क्यों हो रहा है। अब विंग उनसे बात कर ही नहीं थी, इसीलिए अभी विंग अपने ऑफिस में था और सामने मिस्टर एंड मिसेस वेन एंड वेंचिंग का एक बड़ा भाई जिसका नाम वेंचा होता है, वेंचिंग खुद बैठी हुई थी। वो सभी लोग विंग की तरफ क्वेश्चनिंग गेट की तरफ देख रहे थे। तभी वेन रूहान ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, इसका क्या मतलब है कि चेंग वेंचिंग से शादी नहीं कर सकता? ये कॉन्ट्रैक्ट सालों पहले साइन हो चुका था और ये आपके पेरेंट्स ने हमसे वादा किया था, तो तुम अपने माता पिता के इस वचन को तोड़ कैसे सकते हो विभूषण? तुम आखिर रीज़न क्या है? आखिर विचेंग वेंचिंग से शादी क्यों नहीं करना चाहता? ये सुनकर वेन ने वेन फैमिली की तरफ देखते हुए कहा, मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि हमारे माता पिता ने आपसे ये वादा किया था कि जब वेंचिंग और वीचिंग बड़े होंगे तो उन दोनों की शादी करवाई जाएगी। लेकिन अब मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, वो जीवित नहीं हैं, तो मैं किसी एक ऐसी चीज़ के लिए अपने भाई की लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता। चेंग वेंचिंग से शादी नहीं करना चाहता। वो उसे कभी भी वो प्यार नहीं दे सकेगा जो एक अल्फ़ा एक ओमेगा को देता है, और मैं नहीं चाहता कि ये दोनों एक ऐसे रिश्ते में रहें जिसमें सिर्फ सफोकेशन हो। और रही बात चेंग की, तो चेंग किसी और से प्यार करता है। और अगर आपको लगता है कि मैं और चेंग अपने माता पिता के वादे का गलत फ़ायदा उठाने या फिर उसकी अवहेलना कर रहे हैं, तो
अगर हमारे माता पिता आज जिंदा होते तो वो भी यही चाहते कि चेंग खुश रहे, वो भी यही चाहते कि जो चेंग चाहता है वही हो, तो मैं भी वही कर रहा हूँ। चेंग वेंचिंग से शादी नहीं करना चाहता और आपकी बेटी ने जो कुछ भी किया है वो माफ़ी के काबिल भी नहीं है। इसकी वजह से मैं एक इनोसेंट पर्सन को हर्ट करने वाला था। वो तो मुझे सही टाइम पर सच का पता चल गया, नहीं तो पता नहीं मैं क्या कर जाता और अब उस चीज़ को मैं लाइफ टाइम रिग्रेट करता। वो तो भगवान का शुक्र है कि मुझे सही टाइम पर सच पता चल गया। तो गलती आपकी बेटी की भी है। अगर शायद वेंचिंग ने ये नहीं किया होता तो मैं चेंग को मना भी लेता, लेकिन अब मैं चेंग को नहीं मना सकता क्योंकि वो वेंचिंग की शक्ल तक नहीं देखना चाहता। ये सुनकर वेंद्रोहान ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे पेरेंट्स के जाने के बाद हमने तुम्हारी कंपनी की कितनी मदद की थी? विभूषण, तुम इतनी जल्दी भूल कैसे सकते हो? और भूलो मत कि तुम्हारी कंपनी में हमारे कितने ज़्यादा शेयर्स हैं। अगर हमने अपना हाथ पीछे ले लिया तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारी कंपनी का क्या हाल होगा। ये सुनकर विंग ने लिटरली अपनी आंखों में आग लेकर वेनुहान की तरफ देखा। वो अपनी फैमिली के लिए अपना सिर झुका सकता है, वो खुद झुक सकता है, लेकिन जब बात उसके करियर की आती है तो विंग कभी नहीं झुकेगा। ये सच है कि वेनुहान ने उसकी मदद की थी, लेकिन वो मदद सिर्फ इसीलिए की थी क्योंकि रिश्ता होने वाला था और इसमें एक बहुत बड़ी डील होने वाली थी। इसमें वेनुहान का भी फ़ायदा था, इसीलिए इसने उसकी मदद की थी। और रही बात शेयर्स की, तो विंग इतना कैपेबल है कि वेनुहान के शेयर हटने के बाद भी वो इतना कैपेबल है कि वो दूसरे शेयर से अपनी कंपनी को खड़ा रखेगा। वो कोई वेनुहान के हाथ की पपेट नहीं है कि जो वेनुहान कहेगा वही वो करेगा, वो ऐसा नहीं होने देगा। इसलिए उसने वेनुहान की तरफ देखते हुए कहा, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है मिस्टर वेन। आपको क्या लगता है कि आप मुझे शेयर्स की धमकी देंगे और मैं अपने भाई का फ्यूचर बर्बाद कर दूंगा? तो आप गलत हैं, क्योंकि मैं अपने भाई के लाइफ बर्बाद नहीं करने वाला। और अगर आप चाहते हो तो आप अपने शेयर वापस ले सकते हो, क्योंकि मैंने एम्पायर अपने दम पर बनाया है। आपने मदद की थी, लेकिन वो मदद आपने अपनी लालच में की थी, और वो भी आपने पूरी मदद नहीं की थी। आपने इतनी सी मदद की थी कि आपका बस नाम रहे कि आपने मदद की थी। ये सारा एम्पायर मैंने अपने दम पर खड़ा किया है, और आज यूं ही मैं इस पूरी दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन नहीं हूँ कि आपके इन झूठी धमकियों से मैं डर जाऊँ। आपको जो करना है आप वो कर सकते हैं, और अभी प्लीज़ आप यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि अब मैं आप जैसे लोगों से बात तक नहीं करना चाहता। ये सुनकर रूहान गुस्से में खड़े हो गए। उन्होंने विंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम पछताओगे विभूषण। ये सुनकर विंग ने कहा, ये तो टाइम बताएगा कि कौन पछताएगा। तभी वेंचिंग ने खड़े होते हुए कहा, तुम दोनों भाई पछताओगे। तुम लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है। मैंने हमेशा से सपना देखा था तुम्हारे भाई के साथ शादी करने का। मैं उससे प्यार किया करती थी बचपन से ही। तुम लोगों ने मुझे वो सपना दिखाया जो इतना बड़ा को टूटना ही था। तो अब इसका बदला मैं लेकर रहूँगी विभूषण। मेरी एक बात याद रखना, अगर तुम खुद मेरे पास नहीं आए और तुमने मुझे खुद ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे भाई से शादी कर लूँ, तो मेरा नाम भी वेंचिंग नहीं है। ये बोलकर उसने घूर कर विंग की तरफ देखा और वो वहाँ से जा चुकी थी। वेंच के जाने के बाद विंग अपने ही रूम में बैठा हुआ था और वो बस कुछ सोच रहा था। थोड़ी देर तक सोचने के बाद उसने अपने सेक्रेटरी को अंदर बुलाया और वेनिंग भी अंदर आ चुका था। वेनिंग वेन फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। इस एफएफ में वेंचिंग और वेनिंग भाई बहन नहीं है। वेनिंग जब अंदर आया तो उसने विंग की तरफ देखा और वो करते हुए कहा, बॉस आपने मुझे बुलाया? ये सुनकर विंग ने नोट किया और उसने कहा, वेनिंग तुम्हें एक काम करना होगा। ये सुनकर वेनिंग ने कहा, ऑफ कोर्स सर, आप जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। इस पर विंग ने बस नोट किया। उसके बाद उसने वेनिंग को वो काम बताया जो वेनिंग को करना था, और वेनिंग फिर वहाँ से जा चुका था। वहीं दूसरी तरफ एक डार्क रूम में, जहाँ पर एक बिल्कुल किसी सिंहासन की तरह, थ्रोन की तरह एक बहुत बड़ी चेयर रखी हुई थी, और एक पर्सन वहाँ पर बैठा हुआ था जिसने फुल्ली ब्लैक क्लोथ्स पहन रखे थे, और उसने एक बहुत बड़ा सा एक क्लोक पहन रखा था जो उसके फेस को ढक रहा था। उस इंसान ने अपने सामने खड़े इंसान की तरफ देखते हुए कहा, तो ये हुआ आज वहाँ? ये सुनकर सामने वाले इंसान ने नोट करते हुए कहा, हाँ बॉस, आज यही हुआ था। वेन फैमिली ने विभूषण को धमकी दी है कि अगर उसने अपना फैसला बदला नहीं तो विभूषण के साथ वो अपने शेयर्स वापस ले लेंगे। एंड उनकी जो बेटी थी उन्होंने भी विभूषण को धमकी दी है कि अगर जियांग जेंग की शादी उससे नहीं करवाई गई तो पूरी फैमिली को बर्बाद करके रख देगी और विंग को
खुद उससे माफ़ी मांगने के लिए मजबूर कर देगी। ये सुनकर वो सामने वाला पर्सन हंसने लगता है। उसकी जो हंसी थी वो इतनी स्केरी थी कि वो सामने वाला, जब उसके सामने जो पर्सन खड़ा हुआ तो उसकी पूरी बॉडी में जैसे गूज बम्स आ रहे थे। उस पर्सन ने सामने वाले पर्सन की तरफ देखते हुए कहा, तो उन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई, उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेबी को डांटने की, उनकी हिम्मत कैसे हुई उस पर उसे धमकी देने की। शायद मैं इतनी दिनों से शांत हूँ, मैं किसी को कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं वीक हो गया हूँ या फिर मैं कमज़ोर हो गया हूँ। तो विन फैमिली, अब तुम वेट करो, क्योंकि तुमने गलत पर्सन को अपना टारगेट किया है, जो कि मेरा है, और जो पर्सन मेरा है मैं उस पर एक आँच तक नहीं आने देता। तो तुम लोग बस वेट करो, मैं तुम्हें कैसे बर्बाद करके रख देता हूँ। ये बोलकर वो पर्सन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, और सामने वाला पर्सन उसे बस ऐसे देख रहा था कि वो उस पर्सन से डरता है। वो ये पर्सन कितना खतरनाक हो सकता है, ये चीज़ वो सामने वाले पर्सन से अच्छी तरह से और कोई नहीं जानता है। तो हे एवरीवन, आज का पार्ट आपको कैसा लगा? आई नो पार्ट बहुत लेट आया है, तो उसके लिए मैं आपसे सच में दिल से सॉरी बोलती हूँ। लेकिन आपको आज का पार्ट जैसा भी लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना और बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा है, और आपको क्या लगता है, क्या विंग वांग जी को जाने के नहीं दे रहा है? जब सब क्लियर हो चुका है तो विंग ही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है, लेकिन विंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ रहा है। तो क्या विंग के दिल में वांग जी के लिए कुछ फीलिंग्स है, या फिर वो अभी भी उसके दिमाग में कुछ चल रहा है? रही बात दूसरी, तो क्या विन फैमिली विंग से जीत पाएंगे, या फिर वो जो विंग पर जो उन्होंने धमकी दी है तो क्या वो उसे पूरी कर पाएगी? रही तीसरी बात कि ये ब्लैक क्लॉक वाला आदमी कौन है जो विंग को अपना बता रहा है, जो विंग को बेबी बोल रहा है? क्या आप गेस कर सकते हो कि ये आदमी कौन है? अगर कर सको तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताना, आपको थॉट शेयर करना, एंड ज़रूर बताना कि स्टोरी कैसी लगी। ब्लैक आदमी के बारे में बताना, गेस करके बताना कि आपको देखेंगे कि कौन कौन गेस कर पाता है। तो स्टोरी जैसी भी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिसको भी शानवांग FF पसंद है, एंड लाइक करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।